हेलो एवरीवन। बेटा एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार फटाफट से चेक करिए। आप देखिए जरा, आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार देखिए जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैं आपको विजिबल हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज यकीन 2.0 2023 बैच का पहला लेक्चर है। फटाफट से चैट में ओके, यस, गुड मॉर्निंग जो आपको लिखना हो लिख दीजिए। अब हम बैच को स्टार्ट करेंगे और एक नए जोश के साथ आपका नया सेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पूरी तैयारी की जाएगी आपकी लिए, आपको करनी है। पर एक बार फटाफट से बेटा मुझे दो चीजें बता दो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बता दो जरा, यस। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? यस। फिर हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, मैं एक दो चीजें आपको क्लियर करता हूं बेटा। लाइव डाउट का जो सेशन है वो एक दो क्लास के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या रहा है, हमने बैच वाइज उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लक्ष्य में लगा दिया। आपके पास भी वो एक से दो क्लास में मैक्सिमम आ जाएगा। तो कुछ बच्चे सर्वेश सर की क्लास में लिख भी रहे थे, सर लाइव डाउट, या हो सकता है इसी क्लास से या नेक्स्ट क्लास से आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं लाइव डाउट की जगह वो बात कर रहा हूं आपको, वीडियो क्वालिटी वाला। तो जो वीडियो क्वालिटी चेंज का ऑप्शन है वो एक दो क्लासेस में आपको मिल जाएगा। जो कुछ बच्चे कम क्वालिटी में लाइव देखना चाहते हैं वो ऑप्शन भी धीरे धीरे हम बैचेस में लगा रहे हैं, तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा हमने प्रॉमिस किया वो बिल्कुल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सही है? सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमने वीडियो क्वालिटी वाली बात की थी वो एक दो क्लास से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम पहले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और सारी बातें आप मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी बता दो। ठीक है, हाँ, चलिए। बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको गाइड कर दूं और फिर हम लोग इस पे आगे जा सकते हैं। पहला, मैं अभी कोई मोटिवेशन नहीं करने वाला हूं आपको। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। लास्ट मैंने एमआर सर ने आपको पूरी बातें बता दी थी क्या करना है, तो मैं भी कोई मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करने वाला हूं और ये मैंने ऑलरेडी बैच में बताई हुई है, उसी से स्टार्ट करूंगा और फाइनली हम लेक्चर को स्टार्ट कर पाएंगे। छोटी सी स्टोरी ये है बेटा कि एक बहुत एक कुआं था। कुआं हमारे पास होता है जो जिसमें मतलब पानी भरा रहता है, ऐसा एक कुआं था। वो खाली था, उसमें काफी सारे जो मेंढक थे वो उसमें गिरे हुए थे। मतलब वो क्या थे, उस कुएं के अंदर गिर गए थे। ठीक है, उनमें से एक दो जो मेंढक थे, उनमें से एक मेंढक जो था वो बहरा था। बहरा मतलब वो सुन नहीं सकता था। ठीक है, और उसमें से सारे मेंढक जो हैं वो कूद कूद के ऐसे बाहर आने की कोशिश करते थे। सब ट्राई करते थे कि हम कूद के बाहर आने की कोशिश करें, और एक भी मेंढक उसमें से बाहर निकल के नहीं आ पाता था। तो एक कुआं था जिसमें काफी सारे मेंढक थे, वो ट्राई करते थे बाहर कूद के आने की, कोई भी निकल नहीं पाता था। उनमें एक दो मेंढक थे जो थे वो क्या थे, बहरे थे, मतलब वो नहीं सुन पा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब मेंढक ट्राई करते थे तो जो बाहर कुएं के जो मेंढक होते थे वो कहते थे यार कूदो मत, कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप निकल नहीं पाओगे। ये बातें सुनकर जो मेंढक सुन पाता था उसकी हिम्मत टूट जाती थी, वो नहीं ट्राई करता था। लेकिन उनमें से एक बहरा मेंढक था जिसको कुछ सुनता नहीं था, वो सिर्फ कोशिश करता रहता था, वो ट्राई करता रहता था, और वो कूद कूद के जब ऐसे ट्राई करता था तो फाइनली एक दिन वो बाहर निकल गया। और मतलब जब वो बाहर निकला तो सबको बड़ा मतलब हैरानी हुई कि यार ये कैसे बाहर निकल गया। तो जब उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि मैं तो बहरा हूं, मुझे तो कुछ सुनता नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो। तो यही चीज आपको करनी है इस आने वाले पूरे साल में। आपने बाकी लोगों की कोई बात नहीं सुननी, ना कोई आपको मोटिवेट करेगा, कुछ नहीं। आपने अपने आप को देखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना और पूरे एफर्ट से पूरी जान लगा देनी है बैच में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसा मान लो कि आप बहरे हो, आप किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हो, लोग डिमोटिवेटेड करेंगे, लोग बोलेंगे आपको कि आप नहीं कर सकते, पर आपने क्या करना है बेटा, पूरा एफर्ट लगा देना, पूरी जान लगा देनी है। आपने उनकी सुननी नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बोलना यार तुम तो मोटिवेट कर रहे थे, कहां डिमोटिवेट कर रहे थे। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर है? सही है। वीडियो क्वालिटी के लिए मैं फिर बता दूं, एक से दो लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा बियर करो, डाटा को लेके कोई दिक्कत नहीं है। एक से दो लेक्चर में आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम बैच वाइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सही है, क्लियर? एक सेकंड दें बेटा।
ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा हम एक बार नेटवर्क सेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या आप क्लियर हैं? स्टार्ट कर सकते हैं? बोलो जल्दी से, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर को? जल्दी बताओ बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मेरे से पढ़े थे, काफी सारे सवाल हैं आपके, उनके मैं आंसर करूंगा और फिर लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे हम लोग फटाफट से। जल्दी बताओ, क्या हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं? दूसरी बात बेटा, नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की है। आज आपकी जूलॉजी वाली क्लास नहीं हुई, आपको जो है पहली क्लास केमिस्ट्री हो गई, सेकंड में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की है। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी चैट में लिख दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्लास होती है, थोड़ा सा हम भी सेटल कर रहे होते हैं मामला, ठीक है। बहुत मतलब चीजें आपके लिए करनी होती है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी टेंशन होता है। जैसे पहले एग्जाम के दिन आपको टेंशन होता है ना, ऐसे ही पहली क्लास में हमें भी होता है कि यार आपको वो सारी बातें बता दें जिससे आप पूरे साल आसानी से पढ़ सको। तो मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 2-3 स्लाइड्स में आपको काम की चीजें दिखाऊंगा और मैं जो प्रॉमिस करता हूं, मैं लास्ट डे तक यहां पर होता हूं। हर एक बच्चे को पता है जो लास्ट डे में से पढ़ा है कि उन्होंने बॉटनी में काफी अच्छा स्कोर किया, और बहुत सारे बच्चों का जिनका मैं मान सकता हूं कि टोटल स्कोर कम आया, पर बॉटनी का स्कोर अच्छा था क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। जो हमने प्रैक्टिस कराई थी वो साथ के साथ करी थी उन बच्चों ने। और अगर आपका कम भी रह गया तो अपने आप को ये मत समझो कि कम रहेगा, हम पूरा एफर्ट डालेंगे और ओवरऑल सिलेक्शन निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ 2-3 चीजें आपसे मैं बोलने वाला हूं कि आप अपना एक लाइन याद रखो, मेरा स्कोर ये है, अपना स्कोर लिख लेना। सिलेक्शन होगा यस, अपना स्कोर जो भी है उसको लिख दो और भूल जाओ। इसके बाद याद मत रखना आपका स्कोर क्या है, मैंने इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स रखा है आपके पास। अपना स्कोर लिखो और भूल जाओ उसे कि क्या है वो, क्योंकि आपको वो मैटर नहीं करता, वो जा लिया, वो स्कोर आपका जा चुका है। उसको देखोगे तो डर लगेगा, उसको छोड़ दो। दूसरी चीज क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं बेटा? सेल्फ बिलीफ, और कोई तरीका नहीं है सेल्फ बिलीफ के अलावा। सेल्फ बिलीफ आपको करना पड़ेगा, खुद पे आपको यकीन करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ बिलीफ कैसे आता है, सबसे पहला सेल्फ बिलीफ आप पे कब आएगा? जब आप टेस्ट दोगे, जब आप पहला टेस्ट दोगे, दूसरा टेस्ट दोगे, उसमें स्कोर करने की कोशिश करो, तो आपको खुद पर और ज्यादा यकीन आने लगेगा। इसीलिए हमने बेटा बैच का नाम यकीन रखा है, क्योंकि जब तक आपको यकीन नहीं होगा, आप सिलेक्ट होगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपना स्कोर लिखो, मिटा दो उसे, आपको कोई जरूरत नहीं उस स्कोर को देखने की, क्योंकि अब वो आपके लिए बेकार हो गया है, ठीक है। उस स्कोर को देखोगे परेशान होगे। दूसरा, अगर आपसे कोई बोले कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। यकीन आना कब स्टार्ट होता है? पहले कुछ टेस्ट के थ्रू आना स्टार्ट होता है, फिर आप कंबाइंड टेस्ट में स्कोर लाते हो, धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते हो, वो यकीन बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना है बेटा? सिर्फ यकीन करना नहीं है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सही है। हां, तीसरी चीज बेटा जो मैं आपको पूछूं कि अगर आपको पूछा जाए एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा टेस्टी और हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मुझे बात बताओ कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे टेस्टी चीज और सबसे हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होती है? सक्सेस। मैं इसको डेफिनेटली समझता हूं और ये भी आप भी समझने लगोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं हमारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अलग सर इतना मोटिवेटेड क्यों रहते हैं, क्यों वो इतना ज्यादा काम कर पाते हैं, उनके लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज है बच्चों का प्यार, ठीक है। हमारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या है? बच्चों का प्यार। हम रात भर जग के लेक्चर बना सकते हैं। तुम्हारे लिए हैबिट फॉर्मिंग चीज क्या होगी? सक्सेस। ये सक्सेस कहां से स्टार्ट होगी? आपके टेस्ट के स्कोर से स्टार्ट होगी, आपकी मेहनत से स्टार्ट होगी, फिर वो आपके नीट के सिलेक्शन की सक्सेस होगी, उसके बाद आप फिर पीजी में सक्सेस लोगे, फिर लाइफ में एक अच्छी जॉब या जो भी आप करोगे वो सारा। तो ये सक्सेस ऐसी चीज होती है बेटा जिसकी हमें हैबिट बनती है, और हम इसके लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा एक बार आदत लग जाती है तो फिर बंदा मेहनत करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? टेस्ट में अच्छे स्कोर लाके पूरी मेहनत करके एक बार हैबिट लगानी है सक्सेस की। उसके बाद वो जब एक बार लग जाएगी तो फिर आप अच्छा करेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। मैं इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूं। हमारे लिए क्या है हैबिट फॉर्मिंग चीज? हमें किस चीज में इंजॉयमेंट आती है? जो आपका प्यार देखते हैं अपने लिए, आपका मतलब रिस्पेक्ट देखते हैं, और आप देखते हो हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते हो, हमारे लिए ये चीज है, ठीक है। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आज डे 1 है, और हम क्या करने वाले हैं पूरे साल, कैसे करने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हम कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें रहेंगी। ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर है? ध्यान से सुनना इसे। हां
क्लियर, ध्यान से सुने इस चीज को। सबसे पहले है कि लेक्चर आप में से सबको, मेरे पास मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे कहते हैं सर लेक्चर देखना है, मैं कहता हूं लेक्चर अटेंड करना है। देखना अलग चीज होती है, देखने का मतलब होता है खाना पूर्ति करना। आप में से बहुत सारे बच्चे 2x पे देख लेते हैं, उनको जरूरत नहीं भी होती तब भी। जैसे क्या होता है, जब बैच आगे जाता है, कुछ बच्चे चैट में लिखते हैं मैंने तो 1 घंटे में देख लिया सारा, कुछ लिखते नहीं मुझे 2.5 घंटा लग गया। आपको लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। देखने और अटेंड करने में फर्क है। अटेंड करने का मतलब खुले दिमाग से आप लेक्चर को देखो, ध्यान से सारी चीजें समझने की कोशिश करो, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग होगी लेक्चर की। जो बच्चा लेक्चर को सिर्फ इसलिए देख रहा है, मुझे ऐसे मैसेज आते हैं सर मैंने सारे लेक्चर देखे, तूने सारे लेक्चर देखे तो तुझे समझ क्यों नहीं आया, तो फिर क्या कर रहा था। कुछ बच्चे जो आप में से वीक हैं, मैं वीक का मतलब बेटा मैं बोलता हूं कि उसके बेसिक्स वीक हैं, ना वो दिमाग से वीक है, और पैसे से वीक को मैं मानता नहीं हूं, कुछ भी होता है। तो जो बच्चे बेटा दिमाग से वीक नहीं कह रहा हूं, जिनके बेसिक्स वीक है, उनको टाइम ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। हो सकता है लाइव के बाद उसको कुछ पार्ट दोबारा देखना पड़े, घबराना नहीं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। टाइम शुरुआत में ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। आप में से बहुत सारे बच्चों को 9-9 घंटे लगने वाले हैं अटेंड करके, नोट्स बनाने में परेशान नहीं होना। आपने लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। 2x पर नहीं देखना, दूसरे को कंपेयर करके। अगर आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देख चुके हो या किसी टीचर के देख चुके हो, आपको लगता है आपने समझ लिया, पर पहले 1 महीने सारे लेक्चर्स देखने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद जब आप फ्लो में आ जाओगे तभी छोड़ना है, नहीं तो नहीं। क्लियर है। जो बच्चा मक्कारी करेगा उसको नुकसान होगा। खुद से मत बनाओ प्लान बहुत सारे। तो आपको लेक्चर में मेन चीज चाहिए अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है। दूसरी चीज जो आप बार बार मुझसे पूछोगे, नोट कैसे करना है। सबसे पहले तरीका तो एक होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास के साथ लिखते हैं, ठीक है। आप भी कोशिश करो क्लास के साथ नोट्स लिखो, अगर लिख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। आपका कंपैरिजन आपके साथ है, दूसरे बच्चों से नहीं है। तो सबसे पहले नोट्स कैसे करने हैं, आपने ध्यान सुनेंगे बेटा। नोट्स कैसे करने हैं, जो क्लास के साथ मैं करा रहा हूं वो नोट कर लिया, सही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ आती है, वो आपको डेफिनेटली उसमें से नोट बना सकते हो। क्या सर सारा लिखना है, काम का लिखना होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को कई बार ये नहीं पता चलता ये लिखना है कि नहीं, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे पता चलता है। अभी शुरुआत के चैप्टर्स के नोट आपके उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे, पर धीरे धीरे आप अच्छे नोट्स बनाने लग जाओगे। तो तरीका क्या है, क्लास के साथ लिखना है, बताओ लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पीडीएफ आएगी क्लास के बाद, उसको यूज करके लिख सकते हो क्या, वो लिख लेना। और हम कोशिश करेंगे अगर आपको कोई नोट्स दे रहे होंगे हाथ से लिखे हुए, आप उनमें से लिख सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो, कुछ बाद में इसको लिख लो विद क्लास। दूसरी बात यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे फील करते हैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर जो मेरे को हैंड रिटन मिलेंगे उसमें से लिखूंगा। नहीं, डेली के नोट्स डेली लिखने हैं, क्योंकि डेली आधा घंटा लिखना ज्यादा आसान है। पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर 5 घंटे लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है यहां पर, बताओ बेटा क्लियर है। और थर्ड चीज क्या है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना लिए तो क्या करना है, लेक्चर ध्यान से देखना है, नहीं अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी बगल में रखनी है। सर जो बातें बोल रहे हैं क्या वो एनसीईआरटी में है, हाँ देखते हुए चलना है, उसको भी रीड करते चलना है, क्योंकि आपको आता है कुछ कुछ। और उसके साथ बेटा आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी बना रखे हैं तो एक बार पीडीएफ देखो, पीडीएफ में देखो क्या सर ने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया है, कुछ ऐड किया है, वो आप अपने में ऐड कर लो। मान लो सर ने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं था, काटना चाहो काट दो, नहीं तो रहने दो। क्लियर है, यहां से समझ में आया। तो यहां पर 3 केसेस हैं। पहला, कुछ बच्चे खुद लिखेंगे क्लास में, सही है, साथ के साथ लिखेंगे, अच्छी राइटिंग गंदी राइटिंग कोई दिक्कत नहीं, 1-2 कलर का पेन रख लेना या ब्लू पेन और एक पेंसिल रख लेना, खुद ही बना रहे हैं साथ में। दूसरी चीज, आफ्टर क्लास पीडीएफ से बनाने में आधा घंटा लगेगा बायो का लिखने में कम से कम। क्या हम कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, या हम हैंड रिटन दे देना सर हम उनमें से कर लेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने अपने आप बना लिए तो पीडीएफ में से चेक करो कि क्या कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करने को मिला तो कर सकते हो। सर हमने लास्ट ईयर लेक्चर देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 महीना और देखना तुझे, उससे पहले तुझे घबराना नहीं है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं 1 महीना तूने देखा, देख होगा क्या। अगर तू 1 महीना देखेगा नहीं, पहले स्टार्टिंग के टेस्ट में अगर स्कोर कम आ गया तो तू खुद को कोसेगा यार लेक्चर फिर देख लेता। समझ मेरी बात को।
तो हमेशा मैं बोल रहा हूं 0 से स्टार्ट करो। आज फिर स्कोर जो है उसको भूल जाओ, भले ही तुम्हारे 500 थे भूल जाओ, 400 थे भूल जाओ, 300 थे भूल जाओ। सही है, क्यों भूल जाओ? क्योंकि उससे कॉलेज नहीं मिल रहा। अगर क्लियर है यहां तक समझ में आ रहा है? हां, आगे देखो बेटा, आगे क्या है कि क्वेश्चंस कहां से बनाने हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाने। देखो, आपने लेक्चर अंडरस्टैंड करना है, दूसरा नोट्स लिखने पड़ेंगे, लिखने चाहिए। कोई बच्चा एनसीईआरटी में ना लिख रहा हो कि एनसीईआरटी में लिख लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, तूफानी काम। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में बेटा आपने क्या करना है, डोपा। डोपा क्या रहेगा, हर पीडीएफ के लास्ट में, मैं इस बार से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैंने यकीन 1 में स्टार्ट कर दिया है। हर लेक्चर के लास्ट में मैं 10-12 क्वेश्चन हाथ से लिखकर दूंगा आपको उसी टॉपिक के। वो जाते ही जैसे ही पीडीएफ खोलो सॉल्व करके देखो, आपको समझ आ जाएगा आपको टॉपिक कितना आया। तो वो क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं, तो ये आपको डेली मिलेंगे हर लेक्चर नोट्स के साथ। दूसरा आपको क्या मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी, हर लेक्चर की डीपीपी मिलेगी। तो ये वो चीजें हैं और एक आपके पास जो पैकेज है, आपका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में से भी आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस के 2 तरह के सोर्स हैं। पहला, जब चैप्टर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है मतलब अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां पर आप डोपा करोगे, डीपीपी करोगे, पैकेज करोगे। ये चैप्टर के साथ है। ये किसके साथ है? चैप्टर के साथ है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सारे पीवाईक्यूज बनाओगे, मैं पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा और उसको ओएमआर पे सॉल्व करोगे। सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा आपको, सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा। उसके अलावा लाइब्रेरी में भी हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। तो पीवाईक्यू बनाओगे और उसको किसमें करोगे? ओएमआर पे। उसके अलावा बेटा ये कुछ नया है, ये एग्जैक्टली क्या है, मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा आपके लिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है उनको मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस साल। जैसे आपको पीवाईक्यू के मान लो 40 क्वेश्चन यहां मिल गए, ये वाले मैं 40 से 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मैं आपको दूंगा। क्लियर है? चैप्टर दूंगा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको, तो इसमें आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिल गए, मान लो 100 क्वेश्चन के आसपास यहां मिल गए, जिसमें आप डोपा में डेली 10-12 क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो और पैकेज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। आप किससे कर रहे हो? पैकेज के टॉपिक वाइज कर रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, फिर पीवाईक्यूज आपने चैप्टर के बाद करने, सर बीच में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में कर लो, पर बायो में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट आपस में बहुत जुड़ा हुआ है और इजी होता है, तो आप बाद में करो इकट्ठे, अच्छा तो रहेगा बाद में करो। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40, 50, 60 बनाकर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, चैप्टर के लास्ट में, है ना, पूरे चैप्टर का उसको करना है, जैसे इस बार पेपर आया था वैसे वाला। उसके साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, जैसे वो भी पीडीएफ की फॉर्म में ओएमआर। आपको मैं ओएमआर दे दूंगा, आप प्रिंट करा के रख लेना, और पीडीएफ की फॉर्म में हर चैप्टर के मैं आपको टेस्ट कंप्लीशन पे अलग से दूंगा। जो आपके बीच में टेस्ट हो रहे हैं उनके अलावा पीडीएफ की फॉर्म में घर पे बैठो आधे घंटे में कर लो। ये आपका काम है जो आपको करना है चैप्टर में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिसके पास पैकेज नहीं है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोल रहे हम खरीदो, हम ये कह रहे हैं अगर लिया है तो उसको यूज करो। सही है? ठीक है, क्लियर? हां, आगे आ जाओ, इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब आ जाओ रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन में आपको बेटा अपने नोट्स जो आपने बनाए मेरे कहने से उनको बार बार रिवाइज करना है। उसके अलावा लास्ट पे रिवीजन के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, उन्हें मैं बीएमआर नोट्स बोलता हूं, ये दोनों आप रिवाइज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को रिवाइज करते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेन नोट्स को रिवाइज करोगे बार बार आपको याद रहेगा, पर साथ में बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, जब भी मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो अपने नोट्स रिवाइज कर लेने इस चैप्टर के, तो उसके साथ मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बोला कि आज मान लो हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम, सेल साइकिल हमने पढ़ा था 2 महीने पहले। मैंने कहा एक काम करो सेल साइकिल की रिवीजन कर लेना, आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट किसका होगा? सेल साइकिल का। कैसा आएगा? पीडीएफ की फॉर्म में 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, ओएमआर पे करना है। तो आप क्या करोगे, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एनसीईआरटी बेस्ड, आप उनसे रिवीजन कर लोगे, अपने नोट्स रिवाइज कर लोगे। चाहो तो डोपा एक बार फिर रिवाइज कर लेना, आपकी मर्जी। ये आपकी रिवीजन रहेगी, बार बार ऐसे रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और उसके अलावा बेटा जो आपके टेस्ट होंगे, ऐप पर रेगुलर टेस्ट होंगे, जो आपके हमने एक शेड्यूल दे रखा है वो होगा।
उसके अलावा हम चैप्टर वाइज पीडीएफ की फॉर्म में ओएमआर में एक्स्ट्रा टेस्ट लेंगे ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो। क्लियर है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? बाकी टेस्ट सीरीज लास्ट में आएगी और आपको पता है कि वो आती है हर साल, वो डेफिनेटली आएगी। उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, उसको भी हम देखेंगे। मैंने बोला था कि हम लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे वहां भी, तो वो चीज देखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरे साल भर ये चीजें दूंगा और पूरे साल भर इन पर एफर्ट करूंगा। जो मेरे साथ चल गया, मेरी जितनी मैं बायो पढ़ाऊंगा उतनी पढ़ गया, उसके 180 में से 170 मिनिमम आ जाएंगे। मिनिमम बोल रहा हूं बॉटनी में, और इंप्रूव करोगे तो 80 तो आएंगे। ठीक है, चल सकते हैं? क्लियर है? दूसरा बेटा, स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। सोपा मींस स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट, डोपा मींस डेली आएगा। सही है? क्लियर है? स्टार्ट कर लें। वीडियो क्वालिटी 1 से 2 दिन में बेटा आपके पास फीचर आ जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं आपको फीचर्स डेवलप करने में टाइम लगता है, हम इंप्लीमेंट बैच वाइज करते हैं, नहीं तो पता नहीं चलता गड़बड़ कहां हुई है ना? ठीक है, एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए तैयार हो बायो के पीडीएफ की फॉर्म में ओएमआर पे देने के लिए? यस नो बताओ। ठीक है, प्लान आपके सामने है, प्रॉपर पढ़ाएंगे सारा कुछ, बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार एड ऑन है। सही है? हां, क्लियर? चलिए स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर को फटाफट से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, लेक्चर मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट लर्निंग है। ये इम्बाइबिशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को ऐसे अपने अंदर ले जा रहे हैं। सर ये सब क्या लिखते रहते हो आप? बेटा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं तेरे को, पहली लर्निंग में तुझे लेक्चर देखना है, डोपा करना है, डीपीपी करनी है। दूसरी लर्निंग में चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट ये स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, और यहां पर आपको एनसीईआरटी साथ के साथ चलानी है। तीसरी में आपको रिवीजन करनी है, वहां पर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प करेंगे, और आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग टेस्ट होंगे और रेगुलर टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में। अगर आप ये चारों कर पा रहे हो और उसके बाद भी बेटा अगर सिलेक्शन ना होने के चांस हो, मुझे नहीं लगता। इतना सारा कर रहे हैं हम, इतना सारा अगर हम करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा आपका सिलेक्शन रुकेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये भी कर रहे हैं, उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं। इतना अगर आप कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बेटा ये मुश्किल काम है ये सारा करना। और इसके साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रैकिंग शीट देने वाला हूं, जिसमें आप खुद को ट्रैक करोगे। क्लियर है? सही है? फर्स्ट लर्निंग मतलब लेक्चर देखा है, डीपीपी करी, डोपा किया। सेकंड में मतलब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने हैं। थर्ड में क्या करना है, रिवीजन करनी है, बार बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक से कुछ क्वेश्चंस हैं। फोर्थ में आपके शॉर्ट लॉन्ग टेस्ट हैं और साथ में रेगुलर टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में। क्या इतना कर पाएंगे? चैट में बता दो, क्या इतना कर पाएंगे? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर खुद से प्रॉमिस कर लो इतना कर पाओगे तो तुम चाहकर भी, तुम चाहो कि मैं सिलेक्ट ना हूं तब भी ऐसा नहीं होगा, सिलेक्ट हो जाओगे, क्वेश्चन आते होंगे तुम्हें। क्लियर है? सही है? अच्छा, जब आप ये सोच रहे हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट भी आती है, यार पिछले साल भी तूने पिछले साल किया नहीं बेटा सारा। ठीक है? क्लियर है? बता दो जल्दी से। हाँ, ठीक है। वीडियो क्वालिटी का चेंज, अभी मैसेज आया टीम की तरफ से कि वीडियो क्वालिटी का चेंज 1 से 2-3 क्लास में मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा। जो बच्चे चाहे उसमें लिख रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं। ठीक है बेटा? क्लियर? चले स्टार्ट करें? चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। बेसिक कैसे पढ़ाएंगे? मुझे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मेरे साथ चलो, जो बच्चे जिनको 500 भी आए हैं प्लीज पेशेंस के साथ मेरे साथ रहो, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा करा रहा हूं आपको। ठीक है? क्लियर है?
हाँ बेटा मोटिवेशन, मैंने ये मोटिवेशन नहीं करी है, एक मिनट, ये मोटिवेशन है, मैंने प्लान बताया, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा बेटा तुझे। तू मोटिवेट है इसलिए तूने बैच ज्वाइन किया है, तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है इसलिए बैच ज्वाइन किया है। मोटिवेशन की जरूरत तुझे तब पड़ेगी जब 1 महीने बाद तेरा कुछ डिप कर रहा होगा ना, और तू पूछेगा सर मेरे से नहीं हो रहा, फिर मैं कंटाप दूंगा तुझे, मैं कहूंगा कि पढ़ ले नहीं तो पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। तेरे को मोटिवेशन की अभी जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है सिर्फ एक रास्ते की। सर रास्ता दिखाओ कैसे करेंगे, मैं रास्ता दिखा रहा हूं अभी, ऐसे करेंगे हम। अब किस पे करेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे। कैसे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कुछ बच्चों के मैसेज थे मेरे पास, सर क्या आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाओगे, हम नए हैं इस बैच में, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा यार, कैसी बात कर दी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तुझे बस ट्रस्ट करके सारी चीजें सुननी है। मैं ये आपको, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं इसलिए सारा पेपर नोट से आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं सारा पेपर नोट से आता है। दूसरा, जो मैं नहीं पढ़ाता वो मुझे मान लो नहीं आता, पर वो एग्जाम में भी नहीं आता। क्लियर है, स्टार्ट करें, चलिए। क्लियर है बेटा? हां, मैं तुम्हें असर्शन रीजन, सुन भाई देख एक मिनट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन और तेरे वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, उसमें भी 2 तरह के स्टेटमेंट थी, 4 स्टेटमेंट लिखी थी उसमें, एबीसी करेक्ट वाले क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन वो थे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट एंड बोथ रॉन्ग। अगर तुम में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पुराने बैचेस अटेंड किए, मैंने हमेशा बोला एग्जामिनर पेपर ऐसे ही टफ बनाता है, स्टेटमेंट को बढ़ा दे, मैच द फॉलोइंग कर दे, वो सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे, और खासकर जो मैं चैप्टर वाइज लूंगा उनमें जरूर आएंगे। क्लियर है, मैं चैप्टर वाइज टेस्ट इतने सारे आपके करा दूंगा, आपको लगेगा कि हां मुझे याद हो गया है सारा, बस। ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर, सही है बेटा। एसी नहीं चल रहा है पूरा, ऐसा स्वेटिंग हो रहा है, एफर्ट हम भी करेंगे, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूं, पूरी जान लगाएंगे आपके लिए, आप रेडी होने चाहिए। आप ये नहीं कह पाओगे कि सर ने पूरी मेहनत नहीं की हमारे साथ, आपको मेहनत करनी है मेरे साथ। ठीक है, अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस रखो, मुझसे प्रॉमिस रखो, बस स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हाँ भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं सर, लिखना है, बिल्कुल लिखना है। कहां से लिखना है, जो मैं लिखूंगा उसको लिखना है बोर्ड पे, सही है। जब मैं बोलूंगा लिखना है, लिख लो, तब लिख लेना, या अभी चाहो साथ के साथ लिख लो, पर पहले से अभी समझ लो, पहले समझने पे फोकस करो। लिख नहीं पाओ साथ के साथ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। नोट्स, मैंने फिर बोला आपको, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, क्लास के साथ नोट्स बना सकते हो ठीक है, बाद में बना सकते हो तो भी ठीक है, किसी दूसरे को कंपेयर मत करना बेटा, तू परेशान हो जाएगा। समझ इस बात को, वो 6 घंटे में क्लास कर लेता है, तेरे को 8 लगते हैं, कोई बात नहीं, तू समझ पा रहा है सारा, वो इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कर पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। हां, क्लियर है? हाँ भाई, एक मैसेज है आपका, नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, मैं मैसेज सुन रहा था यार। पता है क्या होता है, पहली क्लास होती है, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, आपको सारी चीजें पता चल जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं, शायद हमें उतना नहीं जानते हैं, पूरा एफर्ट हम लोग करते हैं, पर कई इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। हमने ओरिएंटेशन ली थी बैच के बारे में बताने के लिए, कैसे पढ़ाऊंगा मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स है, 1-2 क्लासेस, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास से आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाए, वीडियो क्वालिटी वाले। चेक कर लेना यार, 1-2 दिन वेट करो बस। मैं ये कहता हूं कि देखो, नई चीज आने में समय लगता है, उसका मजा लेना है ना, तो पूरे साल भर लेना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन मिले फिर छूट जाए। तो हम कहते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बढ़िया मिलेगा वो चीज आपको
आपके लिए बहुत शानदार फीचर है। उन बच्चों के लिए बेटा मैं बहुत मैसेज सुनता हूं ऐसे, यार सर प्लीज वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दो, क्योंकि हमें 1 GB डाटा मिलता है या 2 GB डाटा मिलता है, उनको सबको फायदा करने के लिए बेटा वो ऑप्शन, तो एक आध दिन थोड़ा सा रुकना पड़ता है हमें। ठीक है, क्लियर है? अब स्टार्ट कर ले। बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो रहे होंगे, सर ने पढ़ाया नहीं अभी तक। बेटा देख, समझ इस बात को, किसी बहुत लंबी जर्नी से पहले अगर मैंने तुझसे बात नहीं करी, मैंने बताया नहीं कि हम कैसे जाने वाले हैं, तो मुझे बता एक बात था, पेरेंट्स तुम्हें पिकनिक पे ले जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, पूरे रास्ते पर उन्होंने नहीं बताया तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, पर उन्हें पता है कि वो ठीक ले जा रहे हैं, पर तुम्हें तो नहीं पता। तो मुझे तुम्हें रास्ता दिखाना था कि मैं ऐसे कराऊंगा, तुम मेरे साथ बने हुए हो, तुम्हारे को वो सारी चीजें मिल रही है, तुम्हें करना है। ठीक है, क्लियर है? आ रही है बात समझ? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज सेल? बचपन में पढ़ते आ रहे हो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। बचपन में पढ़ते आ रहे हो, मतलब लोग कहते हैं कि यार ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। पर सेल का एक नया नजरिया बताता हूं, सुनना ध्यान से। सेल क्या था बेटा? सेल एक चैम्बर होता है। चैम्बर का मतलब एक कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट समझ में आता है क्या? कोई चैट नहीं करो। देखो, आपको लेक्चर कैसे देखना आपको मैं क्लियर करता हूं। आप में से सभी बच्चे, जब मैं पढ़ा रहा हूं, चैट ऑफ कर दिया करो। चैट मतलब डिसेबल कर दिया करो, आपको ना दिख रही हो तो आप वेट किया करो जब सर कहेंगे कि बता मुझे चैट में या डाउट पूछ, तभी आपने कुछ लिखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज सेल। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सेल एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? सेल एक ऐसा चैम्बर होता है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। बाहर और अंदर एनवायरनमेंट क्या है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, एक एवोल्यूशन का सवाल पूछता हूं कि लाइफ जो है, लाइफ में सबसे पहले सेल आया। सेल कहां पर आया? लैंड पर आया, पानी में आया? तो आप कहोगे सर पानी में आया। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सब सुनो। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई लाइफ में सेल सबसे पहले कहां आया? पानी में आया, लैंड पर आया? आप कहोगे सर पानी में आया। पानी में अगर सेल आया तो उस सेल के बाहर भी पानी था और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी पानी है। तो अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर के पानी से अलग करने के लिए एक मैंने चैम्बर बनाया है, एक मैंने कंपार्टमेंट बनाया, उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल का सिंपल मीनिंग होता है, कंपार्टमेंट। एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट, आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सेल क्या है? एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करेगा? अलग करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सर ये बहुत बेसिक बात बताई। ठीक है, सुनो ध्यान से, बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट क्या है। बाहर हमारे पास पानी है, अंदर हमारे पास पानी है, पर इस अंदर वाले जो पानी को हमने क्या नाम लिख दिया? साइटोप्लाज्म लिख दिया है। बाहर मेरे पास जो पानी है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, समझना इसे, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सही, अंदर भी क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल क्या है, सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट मतलब यह है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। क्या करता है? बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। अलग क्यों करना है बेटा? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, देखो अगर आप ध्यान से समझो, सेल एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। बाहर से अलग करने के लिए मैंने पूरा एक चैम्बर बना दिया। अब आपको अगला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए, ये जो चैम्बर बनाया है इसकी दीवार किसकी बनी हुई है? क्योंकि ये जो मैंने चैम्बर बनाया, चैम्बर समझ में आता है, ये कंपार्टमेंट बनाया है, इसकी जो दीवार है इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो दीवार है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, मेड अप ऑफ लिपिड। अब आप में से जिस बच्चे को लिपिड नहीं पता, सुन लो ध्यान से। लिपिड की परिभाषा होती है कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो पानी को रिपेल कर रहा है, या सॉरी, लिपिड एक केमिकल कंपाउंड है जो पानी को अपने से दूर करता है। तो सेल का सिंपल मतलब समझो, सेल एक चैम्बर है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। बाहर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन दोनों को अलग करने वाले चैम्बर को हम सेल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
सेल की जो दीवार है वो किसकी बनी है? लिपिड की। क्योंकि लिपिड क्या होता है? पानी को अपने से दूर रख सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो वॉल है चैम्बर की, वॉल, या हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन, वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ चैम्बर किसकी बनी है? मेडअप ऑफ किसकी? लिपिड की। किसकी बनी है? लिपिड की। और ये कोई नॉर्मल लिपिड नहीं होता, ऐसा लिपिड होता है जिसपे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं फॉस्फोलिपिड की। और ये लिपिड की मेम्ब्रेन क्या करती है? ये एक लिपिड की जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है बेटा? एक्ट एज अ बैरियर। एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर मतलब पानी के लिए बैरियर का काम करती है, या बैरियर है बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को लेके। मतलब हमने सिंपल ये बोला, सेल क्या है? बाहर और अंदर की जगह को अलग करने के लिए कंपार्टमेंट है। अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन बाहर चल रहे हैं। अंदर वाले लिक्विड को साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, बाहर वाले को एनवायरमेंट बोल रहे हैं। और उसको अलग करने के लिए ये जो दीवार है वो किसकी बनी है? लिपिड की। क्योंकि लिपिड क्या करता है? हाइड्रोफोबिक होता है, रिपेल करता है पानी को, रिपेल वाटर, पानी को अपने से दूर रखता है। क्या यहां तक सिंपल? सर ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, पहले समझ ध्यान से, पहले मेरे साथ फ्लो बना, पहले बेसिक पढ़ फिर आगे चलेंगे, ठीक है? मैं अब यहां पर एक पहला क्वेश्चन अब उठाने वाला हूं, जरा बताना मुझे, क्लियर है बेटा? आज 1-2 दिन की बात है, 90% डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन देख ले, वीडियो क्वालिटी आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर? सर सेल साइकिल आज कराओगे या नहीं? बिल्कुल कराऊंगा, बेसिक पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा के कराऊंगा। हां, रिपीट नहीं लिखना बेटा, इस पे तो रिपीट कैसे लिखेगा? तू बता, सेल क्या है? चैम्बर, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ध्यान से सुनना। सवाल यह है, क्वेश्चन यह है, सेल मेम्ब्रेन is present in A. eukaryotes, B. prokaryotes, C. archaebacteria, और D. all। जल्दी बताना मुझे, चैट में मुझे आंसर चाहिए। मुझे बताओ, क्या सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल में होती है? यस नो? अगर आप यस समझते हो तो आंसर देखो क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेल मेम्ब्रेन जिसे आपको मैंने क्या बोला, लिपिड की बनी है, वो कौन से सेल में होती है? यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है, या आर्कीबैक्टीरिया में होती है, ऑल में होगी? क्लियर है? हमेशा याद रखो बेटा, एक स्टेटमेंट है, देखो इसलिए कहता हूं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तभी बनेंगे जब बेसिक ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि ऑल लिविंग सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। ये सही है बेटा, ये क्वेश्चंस आए थे आपके पास, ऐसे आए थे। देखो ये आंसर डी आएगा, सभी तरह के सेल्स में आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। स्टेटमेंट 2 देखो बेटा, ऐसे ही पढ़ना है हमने। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, डेड सेल्स नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। अब इस ऐसे ही तो क्वेश्चन आए थे आपके नीट में। अब यहां पर क्वेश्चन ये था कि मान लो 1 में स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा था स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, फिर तीसरा था बोथ S1 एंड S2 करेक्ट है, और यहां फोर्थ क्या था? बोथ रॉन्ग। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि किसी भी सेल में हमेशा सेल मेम्ब्रेन होती है। यह सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की, जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, आर्कीबैक्टीरिया सब में होती है। और वो सेल कौन सा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए।
डेड सेल्स में जैसे कि मेरे पास वेसल्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ट्रैकीड्स होते हैं, इनमें मेरे पास क्या नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब यह हो गया सभी प्रकार के लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन कहां नहीं होती, कहां नहीं होती सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मेरे पास एब्सेंट होगी डेड सेल में, जैसे वेसल्स, ट्रैकीड्स, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या आप कर सकते हो याद? बताओ जल्दी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, दोनों ठीक है। तो सभी लिविंग सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो लिविंग हो और उसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो। मेरी बात समझना क्लियर है? यहां तक बता दो, क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी बताओ। सही है? तो इतनी चीज मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ बोला है एक सेल कंपार्टमेंट, बाहर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, अंदर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। लाइफ कहां पर आई? पानी में। अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको अलग करने के लिए एक दीवार बनी, वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के लिविंग सेल्स में होती है, किसमें नहीं होती? अगर सेल डेड है। ठीक है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो ध्यान से। किसी भी सेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सारे प्रोसेस कराने के लिए, पहले एक बेसिक सा आइडिया लो। मैंने आपको क्या बोला? ये सेल है। सही है सर आपने इसको सेल बताया। सही है, सेल बताया। सर ये लिखने थे क्वेश्चंस, क्या ये क्वेश्चंस लिखने थे? लिखने चाहिए। अभी आप नोट्स में सारी चीजें लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। एक चैप्टर के बाद आपको आइडिया हो जाएगा खुद से क्या छोड़ना है, क्या लिखना है। शुरुआत में साइकिल चलाते हो तो टेढ़ी और ऐसे दोनों तरफ चलाते हो, धीरे धीरे आ जाती है ना। तो पहले चैप्टर के नोट्स थोड़े मोटे बन सकते हैं, सारा लिखने की कोशिश करो लगभग। सही है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। ये देखो रिक्वायरमेंट फॉर सेल, ये सेल है। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ए से बी, पी से क्यू, आर से एस, ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को ध्यान से सुनना, इन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब मैं इस चीज को ऐसे बोलूंगा, मान लो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सेल क्या होता है? एक चैम्बर है, एक कंपार्टमेंट है, उसके बाहर कुछ रिएक्शन चलते हैं, कुछ अंदर चलते हैं। अंदर जो रिएक्शंस चलते हैं उनको बाहर से अलग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये पीछे वाले लेक्चर से मुझे क्लियर हो गया बात से। दूसरी रिक्वायरमेंट, मुझे डीएनए चाहिए। डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए क्या होता है? जैसे मान लो सेल के अंदर ये डीएनए है, मुझे डीएनए क्यों चाहिए? क्योंकि डीएनए जो होगा वो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन। वो क्या करेगा? स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन। किस लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? फॉर ऑल प्रोसेस ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसमें स्टोर होगी? किसमें स्टोर होगी बेटा? सेल के अंदर, मतलब प्रोसेस ऑफ सेल, जो भी मेरे पास केमिकल रिएक्शन है वो किसमें स्टोर होगी? डीएनए में। तो अब यहां पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, क्या सभी लिविंग सेल में डीएनए होता है? आप कहोगे यस, लेकिन आपके मन में 2 सेल आएंगे। एक आएगा आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पर आप हमेशा याद रखना न्यूक्लियस पहले था, उसने कुछ इंफॉर्मेशन बनाई थी, बाद में वो हट गया। तो आपसे अगर पूछा जाए किसी भी सेल में जरूरी चीजें क्या हैं? जरूरी चीजें क्या हैं? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। क्योंकि डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए एक धागा होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? सेल के अंदर क्या कराना है। इतना बेसिक याद आ रहा है आपको? इतना समझ पा रहे हो? तो मेरे पास डीएनए क्या है बेटा? डीएनए क्या है? जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल बेसिक प्रोसेस। अब यहां पर कुछ बच्चे इसकी फुल फॉर्म जानना चाहेंगे, उन्हें आना चाहिए, है ना, उन्हें फुल फॉर्म आनी चाहिए। नहीं आती तो आप करो याद, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज
या राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख लो, कोई ऐसा कोई गलत सही नहीं होता बेटा इसमें, ठीक है। पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं, सुनो पहले, सबसे पहले सुनो, देखो आपको यह समझ में आ रहा है कि डीएनए है क्या एग्जैक्टली। डीएनए एक धागा है, उस धागे में क्या स्टोर है, इंफॉर्मेशन, किस चीज की, कि कौन से केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर कराने, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है, डीएनए में। इसके अलावा सेल के अंदर चीजों को कराने के लिए, जैसे प्रोटीन बनानी है, उसके लिए मेरे पास ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनल्स। तो अगर मैं थर्ड रिक्वायरमेंट आपसे कहूं कि सेल के अंदर होगी, वो मेरे पास क्या प्रेजेंट होगी, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। सारी ऑर्गेनल्स चाहिए, कुछ चाहिए, वो हम देख लेंगे। तो आपको मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। किसी भी सेल में सबसे पहले मुझे मेम्ब्रेन चाहिए जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके, अलग कर सके। दूसरा, मुझे डीएनए चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपको स्टोर कर सके, ठीक है, क्लियर है। तीसरी, मेरे पास कुछ ऑर्गेनल्स की जरूरत होती है, और मैं अगर आपसे बोलूं कंपल्सरी ऑर्गेनल कौन सी चाहिए, राइबोसोम। बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बनेगी। सारी ऑर्गेनल नहीं चाहिए मुझे, ऑर्गेनल्स चाहिए कुछ, सारी नहीं, सम। और उसमें भी मुझे क्या चाहिए बेटा, राइबोसोम चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं फोर्थ आपसे पूछूं कि और कुछ चाहिए क्या मुझे सेल के अंदर, सुनना ध्यान से, क्या चाहिए, मेरी बात समझो ध्यान से। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है, ये लिपिड की बनी है। लिपिड क्या कर रहा है, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है, क्लियर है। बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कौन कर रहा है, लिपिड कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इस लिपिड की मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल्स, कुछ चीजें लगी रहती हैं जिससे चीजें अंदर मूव कर सके। मेरी बात समझो, जैसे ऐसे समझो, मान लो आपका घर है, घर के बाहर पूरा ऐसा दीवार वगैरह है, ठीक है, जो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है, सही है। पर गेट भी तो लगा है ताकि चीजें अंदर बाहर मूव कर सके, तभी तो लाइफ अंदर बनी रहेगी। ऐसे ही मेरे पास मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो चीजों की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। तो ये चौथी रिक्वायरमेंट है जो आप ध्यान रख सकते हो कि मेरे पास कहीं ना कहीं क्या चाहिए, चैनल्स चाहिए। चैनल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो चीजों की मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। तो मैं अगर आपसे देखूं, मैं अगर आपको कहूं कि चीजों की मूवमेंट करानी है मुझे, मूवमेंट किसकी करानी है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के आर पार आपको चीजों को मूव कराना है। कौन सी चीजों को मूव कराना है, जरा समझो, कौन सी चीजों को मूव कराना है। जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन अंदर ले जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जानी है, आपको मान लो कोई आयन है उसको अंदर ले जाना है, तो उन चीजों को मूवमेंट कराने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं या चैनल लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई भी जिंदा सेल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनए चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने कहा कुछ ऑर्गेनल्स चाहिए जो प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद कर सके। और फोर्थ, मेम्ब्रेन के आर पार चीजों को मूव कर सको। अगर आप मूव नहीं कर सकते तो सेल डेड हो जाएगा। अगर आपके घर में सिर्फ दीवार लगी हो, आना जाना पॉसिबल ना हो, तो लाइफ कैसे पॉसिबल है अंदर, अंदर तो जिंदा रह ही नहीं सकता कोई। इसीलिए हम कहते हैं चीजें अंदर बाहर मूव करनी है सेल के अंदर, तो उसके लिए कुछ चैनल हो सकते हैं या डायरेक्ट भी जा सकती है। वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है, जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है। सर ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो बेटा, बेसिक ही है, मैंने जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक है। अब मैं तुझे डीएनए के बारे में पढ़ाऊंगा और वहां से सेल साइकिल पे ले जाऊंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ तुझे यह समझाना था कि सेल का एक बेसिक मतलब समझ ले कि क्या होता है एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, एक चीज जाननी है, मेरी बात समझ ध्यान से। अगर तुझे कहा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जरा देख, इधर देख बेटा, इधर देख, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख लिया तुमने, ये लिख लिया। ये कुछ रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल की, क्योंकि मेम्ब्रेन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ ऑर्गेनल्स होंगी जैसे कि राइबोसोम होना जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, उसके अलावा सब्सटेंस मूव करना अक्रॉस मेम्ब्रेन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, स्लो पढ़ाएंगे, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूं आप एक बार जरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को मेरे नजरिए से देखो।
प्रोकैरियोटिक और मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल। इनको सबको मेरे नजरिए से देखो, मेरे मतलब मैं कैसे देखता हूं आप देखो जरा उन्हें। मैंने कहा ये भी सेल है, ये भी सेल है, दोनों को एक बार मेरे तरीके से देखो। एक बेसिक आइडिया दे देते हैं आपको। ये एक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, सही है। ध्यान से देखना बेटा, देखने की कोशिश करना मेरे हिसाब से, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा देखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। सर हमें लिखने का टाइम तो दो, लिख ले बेटा। देख मैं इतना ही टाइम दूंगा लिखने का कि तेरे पास स्लाइड होगी सामने, लिखने का इतना ही टाइम दे पाऊंगा, क्योंकि पूरे साल अगर मैं टाइम दूंगा तो तू लिखेगा कैसे? ठीक है, हाँ सर हम समझ भी रहे, लिखें कैसे? लिख, यही लिखना है तुझे बस। सर आप बहुत बेसिक पढ़ाओगे, पता नहीं, तुम बताओ। हाँ, मॉड्यूल से थ्योरी नहीं पढ़नी बेटा आपको, मैं कुछ चैट देख रहा था आपकी। ठीक है, पोल बेटा अलग से, कल से पोल स्टार्ट करेंगे, कल से खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। इधर आ जाओ, इधर देख बेटा, पहले सबसे पहले ये देख, सबसे पहले ये समझ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को मेरे नजरिए से देख। देख ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, केमिकल रिएक्शन है। आर कन्वर्ट हो रहा है एस में, ये केमिकल रिएक्शन है। सही है सर? हाँ सही है। अब मेरी बात समझ ध्यान से। इसके अलावा मेरे पास ये डीएनए है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये डीएनए है। ठीक है, अब मैंने क्या किया सुन लो ध्यान से। यूकैरियोटिक सेल में मैंने इस तरीके से चैम्बर बना दिए, जिसमें पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, आर कन्वर्ट हो रहा है एस में। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो कहां होते हैं? सारे केमिकल रिएक्शन जिन्हें आप मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हो, जिन्हें आप क्या कहते हो? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हो, वो सारे आपके पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। वो सारे कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। क्लियर है? लेकिन यूकैरियोटिक सेल का मतलब एक नया चैम्बर। ये सेल है और ये एक और चैम्बर बन गया, एक और कंपार्टमेंट बन गया, और ये भी मेम्ब्रेन का बना होगा। और ये भी किसका बना होगा? मेम्ब्रेन का, जिसे आप लिपिड की बोल सकते हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि एक चैम्बर के अंदर एक और चैम्बर बन जाना, मतलब चैम्बर के अंदर चैम्बर। उस चैम्बर को हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनल, उस चैम्बर को हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? ऑर्गेनल्स एक ऐसे चैम्बर होते हैं, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, वो एक ऐसे चैम्बर होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं अलग। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आप बताओ मुझे कौन से सेल आए होंगे? सर सबसे पहले आया होगा प्रोकैरियोटिक सेल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जब स्टूडेंट लाइफ में हो, आप में से बहुत सारे बच्चे, कभी मान लो कोई अभी तो खाना नहीं बना रहे होंगे या बना भी रहे होंगे, आप कोई रूम लेके रहते हैं, तो वहां पर किचन भी उसी रूम में होता है, पढ़ने का रूम भी वही है, वही आपका ड्राइंग रूम है, वही आपका टीवी देखने का रूम, एक ही रूम होता है। वो प्रोकैरियोटिक सेल है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपकी बढ़िया सैलरी हो जाएगी, तो आपका एक शानदार घर होगा और उसमें अलग अलग चैम्बर होंगे। स्टडी रूम अलग होगा, बेडरूम अलग है, और आपका वो अलग, कहते हैं ना कि मतलब जहां पर गेस्ट बिठाओगे वो भी अलग है। और आप सच समझो ध्यान से कि आपने मतलब अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए एक अलग रूम, उसमें मतलब गेम्स वगैरह रखे, वो सब मतलब होगा। तो वो क्या हो गए? चैम्बर्स हो गए। तो मेरा ये मानना है कि आपको भी पता होना चाहिए, सबसे पहले ये सेल आया था, प्रोकैरियोटिक सेल आया था, जिसमें सारे रिएक्शंस कहां होते थे? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जब यूकैरियोटिक सेल आया तो सारे रिएक्शंस कहां होने लगे? चैम्बर में होने लगे। उन चैम्बर्स का नाम क्या रखा गया? ऑर्गेनल्स रखा गया। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सुनो कैसे बना रहा हूं मैं, देखो। अब मैं आपको यह पूछ रहा हूं, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं? क्या ऑर्गेनल्स होती हैं? यस और नो बताना मुझे चैट में। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं? सुन लो ध्यान से, ऑर्गेनल्स होती हैं, यस और नो बताना। यस, यस और नो बताना। मैंने लिखा यस और नो। क्या ऑर्गेनल्स होती हैं? अब यहां पर ऑर्गेनल्स तो मैंने दिखा दी आपको, ऑर्गेनल्स दिखा दी, ठीक है, इसमें तो यस है, ठीक है, यस। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं? यस आएगा।
आंसर आएगा यस। पर उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब क्या हुआ, चैम्बर नहीं बनता। तो जो भी ऑर्गेनल होगी वो कैसी होगी, विदाउट मेम्ब्रेन। उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, चैम्बर नहीं होगा, जैसे कि राइबोसोम। अब क्या इसमें ऑर्गेनल्स होती है, यस। और ये दो टाइप की होती है, एक जो चैम्बर बन गए उसको कहेंगे मेम्ब्रेन वाली, विद मेम्ब्रेन, विद मेम्ब्रेन। और हम कहेंगे क्या, विदाउट मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन वाली कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, राइबोसोम रख दिया। तो आज अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया सेल है, प्रोकैरियोटिक है, क्या उसमें ऑर्गेनल्स होती, यस होगी। कौन सी होगी, विदाउट मेम्ब्रेन होगी। आपको समझ में आ रहा है, विदाउट मेम्ब्रेन होगी। और आपसे कोई पूछे क्या ऑर्गेनल्स इसमें है, यस, विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब चैम्बर बने हुए हैं। दूसरी बात, इसका जो डीएनए है उसको भी मैंने एक अलग चैम्बर में रख दिया है, और उस चैम्बर का नाम मैंने क्या रख दिया है, न्यूक्लियस रख दिया है। तो इसके डीएनए को मैंने कहां रखा हुआ है, जहां भी इसका डीएनए प्रेजेंट है उस रीजन को मैंने फिर क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोइड का नाम दे दिया। तो सिंपल भाषा में यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल शुरुआत में आए थे, उनमें चैम्बर नहीं बने, उनकी अगर ऑर्गेनल्स थी तो कैसी थी, बिना मेम्ब्रेन की थी, सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा था। क्लियर है। उसका डीएनए जो है, डीएनए कहां है बेटा, डीएनए भी साइटोप्लाज्म में है, डीएनए भी क्या है, साइटोप्लाज्म में है। क्लियर है। अब देखो जरा, इसका डीएनए किसी नए चैम्बर में है, अनदर चैम्बर में। उस अनदर चैम्बर का नाम क्या है, अनदर चैम्बर का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, अनदर चैम्बर का नाम क्या है, न्यूक्लियस। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने तेरे को बोला बाहर के एनवायरमेंट को अंदर के एनवायरमेंट में अलग करने के लिए मैंने मेम्ब्रेन बनाई लिपिड की। अब मुझे बता, अंदर भी तो पानी है साइटोप्लाज्म में, तो अगर किसी ऑर्गेनल के अंदर के एनवायरमेंट को अलग करना है तो ये मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की होनी चाहिए, क्योंकि अंदर भी तो पानी है। इसीलिए बेटा बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन किसकी बनी है, वो किसकी बनी है, लिपिड की। गोल्जी बॉडी की किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिपिड ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई वो बाहर वाले पानी को साइटोप्लाज्म से अलग करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि सेल के अंदर भी चैम्बर बनाने हैं तो मैंने जो मेम्ब्रेन बनाई वो मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनाई। बताओ, खुद से बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल लो जल्दी से। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान से सुने बेटा, यहां पर आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि क्या मेरे पास कोई ऐसी ऑर्गेनल होती है बैक्टीरिया में जिसमें मेम्ब्रेन हो, नहीं होती। क्या ऑर्गेनल होती है, हां होती है। यहां पर जो ऑर्गेनल है उसमें मेम्ब्रेन है। फिर अचानक से एक बच्चा कहता है सर ये बताओ क्या है, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हां बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना था, समझ ध्यान से। ये साइटोप्लाज्म है, हां सर साइटोप्लाज्म है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। हमने कहा यार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी है, ये लिपिड की है। ये क्या है, लिपिड की मेम्ब्रेन है। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर जो एक्वस है, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पानी प्लस आयन को यहां मान लो एक्वस कह देते हैं, जो भी चीज कह रहे हैं एक्वस कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी इसके अंदर लिक्विड है, उस लिक्विड को दो अलग अलग चैम्बर में करने के लिए मैंने एक और मेम्ब्रेन बना दी ऐसे। ये देखो मैंने एक मेम्ब्रेन और बना दी ऐसे। इसका मतलब यह हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन ये बनी, फिर इस पूरे को दो हिस्सों में बांटने के लिए एक मेम्ब्रेन और बनी। तो इस वाली को आउटर मेम्ब्रेन कह दिया और इस वाली को हमने क्या बोल दिया, इनर मेम्ब्रेन कह दिया। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा एडवांस ऑर्गेनल कौन सी है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसके अंदर भी चैम्बर बना दिया, उसके अंदर भी क्या बना दिए, चैम्बर बना दिए। भाई यहां कुछ और चल रहा होगा, यहां कुछ और चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये सिंपल, अगर आप मेरी बात समझ पाओ, ये जो ऑर्गेनल्स होती हैं कुछ नहीं होते, कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें कुछ अलग रिएक्शंस होते हैं। अलग रिएक्शन होने का मतलब वहां पर वो एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेम्ब्रेन बनाई लिपिड की,
फिर दूसरी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनाई ताकि अंदर के एनवायरनमेंट को चैम्बर में बांट सके। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, सही है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे मैं क्वेश्चंस बना सकता हूं बहुत सारे। तो डीएनए साइटोप्लाज्म में, डीएनए कहां पे है? चैम्बर में है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहां से हम आगे जाएंगे क्योंकि मेरा फोकस है सेल और सेल साइकिल पढ़ाना आपको, ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ाना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें सेल डिवीजन क्यों करनी है उसको समझना है। तो मेरे पास, ध्यान से सुने, सेल डिवीजन करनी क्यों है समझना पहले ध्यान से। मेरे पास ये सेल है, ठीक है, मेरे पास ये सेल है, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि सेल डिवीजन क्यों करनी है। रीजन वाई सेल डिवीजन अकर, ठीक है, सेल डिवीजन करनी क्यों है, कुछ ऐसी बातें हम सीखेंगे आज, ठीक है, क्लियर है। चलो पहले सीखते हैं, फिर इसकी हेडिंग लिखेंगे सही वाली। पहले कुछ बात सीखते हैं। देखो भाई, ये तुम्हारे पास एक सेल है, सही है सर, सेल आप बढ़िया बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेल के अंदर ये डीएनए है। अब ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बाद में बात करेंगे। ये डीएनए है। इस डीएनए में क्या है? इस डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है। क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन है? कुछ केमिकल प्रोसेस की, केमिकल रिएक्शंस की, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस की। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं और एंजाइम कराते हैं, उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इस बात में डाउट है? नहीं, ये बात आपको समझ में आएगी आसानी से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को, दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे साल लग गए टू इवॉल्व। मतलब जो इंफॉर्मेशन डीएनए में है, उस इंफॉर्मेशन को बनाने में लाखों साल लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि एक सेल इवॉल्व करने में लाखों साल लग गए। तो क्या हर बार मैं नया सेल लाखों साल में इवॉल्व करूं? नहीं, उसका एक तरीका होता है। क्यों ना हम इस सेल से 2 सेल बना दें और वो इंफॉर्मेशन पास कर दें। तो मेरा सिंपल पॉइंट यह है बेटा, मेरा सिंपल पॉइंट यह है कि जो सेल डिवीजन होती है, जिसमें हमारे पास 2 सेल बनते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, इस डीएनए की कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने का क्या मतलब हुआ? मैं अगर आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि इस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो लाखों सालों में इवॉल्व हुई है। बहुत लंबे साल, बहुत साल लगा दिए उसने। उन लाखों सालों में आपको एवोल्यूशन में पढ़ाया जाएगा 2 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा पहला सेल, 2 बिलियन ईयर्स के बाद पहला सेल आया। लाखों सालों में ये इंफॉर्मेशन आई है। क्या हर बार मैं लाखों साल लगाऊं इंफॉर्मेशन इवॉल्व करने के लिए? नहीं। तो मैं क्या करता हूं, सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना देता हूं और वो इंफॉर्मेशन उसमें पास कर देता हूं। उससे पहले मुझे डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है ऐसे। तो मैंने डीएनए की कॉपी बनाई और फिर मैंने उससे डिवाइड करके 2 सेल बना दिए। फिर मैंने डिवाइड करके 2 सेल बना दिए और उन दोनों सेल में वो इंफॉर्मेशन पास कर दी। इसका सिंपल मतलब यह हुआ बेटा, इसका सिंपल मतलब यह हुआ, इसका सिंपल मीनिंग यह है कि कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि वो आने वाली जनरेशंस में वो इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है। बाद में हमने ये देखा कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, वो बाद में आया। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसने लाखों सालों में इवॉल्व करी है, उस इंफॉर्मेशन की वो कॉपी बनाकर 2 सेल में बांटना चाहता है। और इसी प्रोसेस को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी डिवीजन पढ़ेंगे उसमें डीएनए को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे बैक्टीरिया में पढ़ें, चाहे यूकैरियोट्स में पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ेंगे इसमें इस चीज को करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि रीजन क्या है, रीजन वाई सेल डिवाइड, तो मैं ये समझ रहा हूं सिंपल भाषा में कि सेल क्या करता है, सेल क्या करेगा बेटा, इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाता है। सेल क्या करता है, पास करता है इंफॉर्मेशन टू डॉटर सेल।
डॉटर सेल मतलब जो दो सेल बने हैं, विच इवॉल्व्ड इन, जो लाखों सालों में आई है। इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बात समझ में आ रही है आपको। अब मैं यहां से आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और लेवल इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा चीजों का, ध्यान से देखें। लेवल इंक्रीज करते हैं, आपको मैं डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? हाँ बेटा, ऑनलाइन क्लास करते वक्त पल्लवी पाटिल आपको नींद आती है तो उसका कुछ कर नहीं सकते बेटा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? उसके लिए तो एक ही तरीका, अपने मम्मी को बोलो पिटाई करें तुम्हारी, और तो कोई तरीका ही नहीं है। हाँ ठीक है, चलें आगे। मैं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा बेटा, बच्चे सुन, आलिया पासवान कह रही है सर स्पीड में पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। तुझे स्टार्टिंग के लेक्चर को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी हैबिट होने लगेगी तो आने लगेगा। सही, सच बता रहा हूं तेरे को मैं, ठीक है? क्लियर है? मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, पहले मुझे बता, सेल समझ में आया क्या होता है? सभी सेल में मेम्ब्रेन होती है, सभी सेल में ऑर्गेनल होती है, यस होती है। क्या सभी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? नहीं, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें नहीं होती। बाकी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट में कहां होता है? वो डीएनए बाहर होता है। क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है बच्चे, आप एक चीज समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको मेरे साथ आना पड़ेगा पेस पे। मैं पेस स्लो ही पढ़ा रहा हूं, पहले स्लो से फिर फास्ट जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी ऐसा फील होता है कई बार, ठीक है? क्लियर है? चलें आगे, ठीक है? चलो आओ आओ, अब मैं आपको ये चीजें क्लियर करूंगा क्योंकि मुझे सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ानी है। तो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डीएनए पढ़ा रहा हूं, डीएनए के बाद मैं क्रोमैटिन पढ़ाऊंगा और क्रोमैटिन के बाद क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा, ठीक है? डीएनए के साथ क्रोमैटिन पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? इसमें मैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सारी चीजें पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको सीधे सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो ऊपर से जाएगा। एक एक चीज ध्यान से देखना। मेरे पास ये एक थ्रेड है ऐसा, मेरे पास डीएनए क्या होता है बेटा? ध्यान से देखें, डीएनए क्या होता है हमारे पास? देखो मेरी बात सुनो, बायो पढ़ते वक्त क्या चीज ध्यान रखनी है, रूल सुनो। रूल क्या है? ये मार्कर है मेरे हाथ में, हां सर मार्कर है। ये किसका बना है? सर प्लास्टिक का बना है, ठीक है? क्या आपको प्लास्टिक के बारे में पता है? प्लास्टिक होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को अगर प्लास्टिक पता नहीं है केमिकली क्या होता है, पर आपने फील किया हुआ है, चेयर होती है प्लास्टिक की, मार्कर बन सकता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है जो थोड़ा सा फोल्ड होता है पर मजबूत चीज होती है, ऐसा कुछ आइडिया है दिमाग में, ठीक है? प्लास्टिक को लेके। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दूसरा आपसे ये कह रहा हूं, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये प्लास्टिक का बना है, तो ये इसका क्या हो गया? किसका बना है? दूसरा, इससे क्या करते हैं? लिखते हैं। जब भी बायो में कोई चीज पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में दो सवाल पूछने आपने, आज ये रूल अपने दिमाग में बिठा लो, दो सवाल पूछने आपने खुद से। पहला, किसका बना है और क्या काम करता है? तो डीएनए जो है मेरे पास, डीएनए कैसा है? देखने में एक धागा है ऐसा, दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। तो डीएनए किसका बना है? मतलब डीएनए है क्या केमिकली? तो डीएनए केमिकली न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है ना? और उसमें दो धागे होते हैं। दो धागे का क्या मतलब होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। एक धागा ये रहा, दूसरा धागा ये रहा। तो मेरे पास ये एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड मतलब थ्रेड, ठीक है? और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है, ये अनदर स्ट्रैंड है। तो मेरे पास कितने स्ट्रैंड हो गए? दो स्ट्रैंड हो गए। आप खुद देखो बेटा। तो डीएनए, सबसे पहले समझो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और हम क्या लिखेंगे ऐसे, देखो तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए इज थ्रेड लाइक, धागे जैसा है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। यहां पर सिंगल स्ट्रैंड भी होता है पर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। सुन लो ध्यान से, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। किसका क्या है? इट इज न्यूक्लिक एसिड। ये किस केमिकल का बना है? जैसे हम कहते हैं ना प्लास्टिक,
तो इट इज न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये न्यूक्लिक एसिड। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसके किसकी बात करते हैं? फंक्शन की। इसके फंक्शन को हम कह रहे हैं इट स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसने स्टोर करी है, ठीक है, फॉर ऑल प्रोसेस ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या कराना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर है। तो सबसे पहले समझो डीएनए है क्या? डीएनए धागा है, धागा, एक धागा थ्रेड है जिसमें दो धागे हैं, सही है, डबल स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए दो धागों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट क्या है? वो केमिकली न्यूक्लिक एसिड है। जैसे लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, ऐसे ही केमिकल कंपाउंड होता है, न्यूक्लिक एसिड है, सही है। अब वो क्या करता है? वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। तो डीएनए क्या करता है? इसे जीन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये इतना बड़ा डीएनए है, अब इसका ध्यान से सुनो बेटा, इसका इतना बड़ा सेगमेंट मुझे बताना, इसका इतना बड़ा सेगमेंट ले लूं और इसे मैं कह दूं जीन, तो जीन क्या होता है? फंक्शन ऑफ डीएनए। मतलब मैं ये कहूंगा कि इतने बड़े डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसे हम जीन कहते हैं। तो अगर आज आपसे कोई पूछे व्हाट इज डीएनए, डीएनए एक धागा है, स्ट्रक्चर है। व्हाट इज जीन, जीन फंक्शन है। जैसे मैं कहूंगा ये क्या है, आप कहोगे सर मार्कर है। तो मार्कर क्या है बेटा? मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ, ये स्ट्रक्चर है। अब इससे लिख रहा हूं, वो फंक्शन है। तो किसी भी डीएनए पे बहुत लंबा धागा है, तो डीएनए क्या होता है? एक धागा होता है, स्ट्रक्चर होता है। जीन क्या होता है? फंक्शन होता है। मतलब डीएनए का एक हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन शब्द का मतलब क्या होगा? इट इज पार्ट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का वो पार्ट विच हैव सम इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ? अभी मैं आपको एक बार अगली स्लाइड पे क्लियर करता हूं, वापसी आएंगे इस पे, फिर से आएंगे। देखो ये आपके पास डीएनए है, सही है, ये डीएनए है, सही है। यहां पर ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। इस पे कोई इंफॉर्मेशन 1 है। इस पे क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन 1 है। इस पे इंफॉर्मेशन 2 है, मतलब अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। इस पे इंफॉर्मेशन 3 है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए है। अब ये इतना बड़ा सेगमेंट जिसपे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, जैसे आंख का रंग, ऐसी इंफॉर्मेशन है, इसे हम क्या कहेंगे? जीन कह देंगे। इस पे हेयर कलर की इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कह देंगे? जीन कह देंगे। तो व्हाट इज जीन? जीन अगर आप समझ पाओ, जीन फंक्शन होता है बेटा, जीन स्ट्रक्चर नहीं होता। जीन का मतलब होता है फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे जीन बनी किसकी हुई है, आप कहोगे डीएनए की, क्योंकि स्ट्रक्चर डीएनए है। लेकिन जीन क्या होता है? डीएनए का फंक्शन होता है। तो आज आपने डीएनए, जीन के बारे में जाना। डीएनए क्या है? एक धागा है। डीएनए क्या है? धागा। उस धागे में मान लो इतना बड़ा हिस्सा कोई इंफॉर्मेशन रखता है, उसे जीन कह देंगे। अगला वाला उसको जीन कह देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो जीन होना फंक्शन है, डीएनए होना स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब इससे लिख रहे हैं, वो इसका फंक्शन है। ऐसे ही ये जो डीएनए है, क्या पूरा डीएनए एक जीन है? नहीं, उसमें कई इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो हर एक इंफॉर्मेशन एक जीन है। मेरी बात समझ, देख बेटा इधर देख, ये पूरा डीएनए है। हां सर, पूरा डीएनए है। इस पे ये एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। तो हर एक इंफॉर्मेशन एक जीन है। तो एक बहुत बड़े डीएनए पर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं। पर अगर आपसे कोई पूछे जीन किसकी बनी हुई है, डीएनए की बनी हुई है, तो जीन होना फंक्शन वाली बात है, डीएनए होना स्ट्रक्चर वाली बात है। क्लियर है? सही है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, क्या आपको समझ में आ गया? मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। स्टेटमेंट 1, इसलिए कह रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेसिक से होंगे, ठीक है, क्लियर है। और हम लिख सकते हैं डीएनए फंक्शनल सेगमेंट इज जीन। देखो दोनों ठीक है। तो जीन किसकी बनी है? डीएनए की बनी है। डीएनए का जो वो हिस्सा जो काम करेगा उसे हम जीन बोल देंगे।
तो ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, ये जीन नहीं है, ये वाला हिस्सा काम कर रहा है, ये जीन है। क्लियर है? सही है? कोई डाउट? सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से, आपसे पूछे कि भाई मेरी बात सुनो, डीएनए वैसे तो न्यूक्लिक एसिड है, तो कोई आपसे पूछे जीन क्या है, आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड है। सही है? गलत कहां है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक हायर क्वेश्चन देता हूं। आपने बायोटेक में, ध्यान से सुनना, आपने बायोटेक में एक वो पढ़ा था, बायोटेक में चैप्टर 1 पढ़ा था बेटा। पढ़ा नहीं था तो सुना तो था? हां सर। वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, सॉरी, एक पीबीआर 322 प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक तरीके का डीएनए होता है। क्वेश्चन लेंगे इस पे। यहां पर एक जीन थी जिसका नाम था, मान लो, टीटीआर, और एक जीन थी जिसका नाम एएमपीआर था। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये क्या है? जीन है। ये भी क्या है? जीन है। ये किस पर है? प्लाज्मिड पर। अब मेरी बात सुनना, मेरे पास बैक्टीरिया से कुछ एंजाइम निकले थे, एंजाइम निकले थे। उन एंजाइम का नाम हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा था। सर ये आप कहां आ गए? एक क्वेश्चन करा रहा हूं बढ़िया सा, एक शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं तुझे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर आ गए। अब देख, इधर देखियो ध्यान से। मान ले ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, इसका नाम है साल1। ये एक एंजाइम है। अब क्वेश्चन आएगा, देख क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिक एसिड। अब देख, ए बी सी और डी, ऑप्शन देखियो बेटा, ऑप्शन देखियो। ए मेरे पास मैंने लिख दिया, मान ले साल1, ठीक है। एक मैंने लिख दिया हेक्सोकाइनेज, एक लिख दिया मैंने टीटीआर, और एक लिख दिया मैंने, मान लो, एक हम लिख देते हैं, कोई एंजाइम लिख देते हैं रूबिस्को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बेसिक से होगा, आपको समझ में आना चाहिए इनमें से जीन कौन सी है, तब आप कर पाओगे। साल1 एंजाइम है, हां सर एंजाइम है। ये भी क्या है? एंजाइम है। ये भी क्या? एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और जीन किसकी बनी होती है? न्यूक्लिक एसिड की। तो क्वेश्चन इसका क्या मार्क करोगे? सी मार्क कर दोगे। समझ आ रहा है? अब मान लो मुझे इसी को नीट में मुश्किल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं कैसे करूंगा। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, मैं ऐसे कर दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, मैं आपको एनसीईआरटी से बहुत शानदार प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस साल। मान लो मैंने साल1 लिख दिया, मैंने लिख दिया एएमपीआर लिख दिया, मैंने लिख दिया टीटीआर, और मैंने लिख दिया मान लो रूबिस्को, रूबिस्को, और मैंने लिख दिया हेक्सोकाइनेज, सेम एग्जांपल लिख दिए। मैंने कहा कि हाउ मेनी आर न्यूक्लिक एसिड। अब ये मुश्किल क्वेश्चन है। देखो, अगर आप देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया। अब मैंने आपसे काउंट करवा लिया, यहां पर लिख दिया 1, बी में लिख दिया 2, सी में लिख दिया 3, और डी में लिख दिया 4। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? इसे कहते हैं कि सेम डाटा को मुश्किल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। हम कर सकते हैं ऐसे आसानी से। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मुश्किल आसान मिक्स करके कराए जाएंगे। तो एएमपी और टीटीआर ये दोनों जीन हैं, किसकी बनी है? न्यूक्लिक एसिड की। तो 2 आंसर आ जाएगा बी। समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चों ने ये नाम अगर नहीं सुना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो परेशान मत हो, करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है कि एंजाइम बने हैं प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड मतलब जीन। समझ में आया? तो क्वेश्चन बेटा आसान आएगा, बस उसको हल्का मुश्किल किया जाएगा। और ये क्वेश्चन मुश्किल थे नहीं इस बार नीट में, बस आपकी पेशेंस जवाब दे गई, आपकी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे पता है ये बात आपको आता था। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ा उनको आते थे क्वेश्चन, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे दी, क्योंकि उसने ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा आपसे बहुत सारा।
क्लियर है? हां, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, बस कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो हमने बेटा आपको डीएनए बता दिया, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की बात बताने जा रहे हैं। इधर देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको अब क्या बताने जा रहा हूं। ये आपके पास एक, मान लो अब मैं आपको क्रोमेटिन बताने जा रहा हूं। व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन क्या होता है उसको डीएनए से रिलेट करेंगे। क्लियर है बेटा? हां, सही है। अच्छा, डोपा क्या है बेटा? डोपा मैं हर चैप्टर के साथ 12 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में लिख कर दूंगा। आपने पीडीएफ, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी आधे घंटे बाद पीडीएफ खोल के देखो, वो 10-12 क्वेश्चन आप सॉल्व करो डायरेक्ट आंसर, कि सर ये होगा ये होगा ये होगा, बस प्रैक्टिस यही करनी है। सही है? हां, ये देखो बेटा मैंने क्या बताया, जिन बच्चों को डाउट है सुन ध्यान से। मैंने कहा कि बायोटेक में एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, उस पे ये 2 जीन है, टीटीआर और एम्पिसिलिन-आर। ठीक है, ये जीन है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड की बनी होंगी। ये एंजाइम है, ये प्रोटीन का बना होगा। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। आगे देख ध्यान से, अब मैं तेरे को क्रोमेटिन समझा रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। तेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको यूनिट्स लिख देता हूं जो आपको यूज करनी है बायो में। बायो में 3 यूनिट्स यूज होंगी। एक होगी मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। दूसरी होगी म्यू मीटर, म्यू मीटर होगी 10⁻⁻6 मीटर। फिर होगी नैनोमीटर, ये होगी 10⁻⁹ मीटर। और कहीं कहीं पर एंगस्ट्रॉन होती है 10⁻10 मीटर। ये वाली चीजें, जैसे मैं आपसे कहूं कि राइबोसोम, राइबोसोम या कोई बहुत सारी चीजें नैनोमीटर में होती हैं, ये वाली सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी। मेरी बात समझ ध्यान से। इस मार्कर का आकार अगर नैनोमीटर में है तो ये नॉर्मल तुम्हारे स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में नहीं दिख सकता, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। बायो में 11th-12th में वो 3-4 यूनिट यूज करता है। मिलीमीटर तुम्हारे ये सेल हैं, इनका आकार मिलीमीटर में होता है। माइक्रोमीटर में बैक्टीरिया का सेल होता है। क्लियर है? माइक्रोमीटर में, है ना, उसको हम कहते हैं 10⁻⁻6 मीटर। वो माइक्रोस्कोप में स्कूल वाले में दिख सकते हैं। नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है। डीएनए जो होता है उसकी जो मतलब डीएनए जो होगा बेटा, हम वो इतना पतला होता है, वो नैनोमीटर में होता है, वो आंख से दिखता नहीं है। वो किस में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है, सही है बेटा। क्वालिटी चेंज करने का 1-2 दिन दो, आ जाएगा ऑप्शन, घबराओ मत। आ जाओ इधर देखो, क्रोमेटिन के लिए देखो क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। इसका साइज 10⁻⁻6 मीटर है। इसमें मुझे जो डीएनए रखना है, उसकी लंबाई 2.2 मीटर है। मतलब क्या हुआ? किसी भी सेल मतलब ह्यूमन के सेल का साइज, जो न्यूक्लियस का साइज है, वो किसमें है? 10⁻⁻6 मीटर या म्यू मीटर में होता है। और उसमें मैं 2.2 मीटर लंबा डीएनए, 2.2 बहुत बड़ा होता है, उतना डीएनए अगर रखना चाहता हूं तो मुझे उसे कंप्रेस करके रखना पड़ेगा। तो डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म होती है, जैसे मान लो ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है बहुत लंबा। अगर मैं इसको कंडेंस करता हूं, कंडेंस का मतलब इसे कंप्रेस करता हूं, तो हिस्टोन्स की मदद से करते हैं। तो इसको मैंने अगर कंप्रेस कर दिया, कम जगह में ले आया, तो इसे मैं क्रोमेटिन कहता हूं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, डीएनए है और ये क्रोमेटिन है। तो डीएनए की कंप्रेस फॉर्म या डीएनए की कंडेंस फॉर्म को, कंडेंस फॉर्म इज क्रोमेटिन। अगर डीएनए को कंडेंस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्रोमेटिन बनेगा। मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं। मुझे बताओ, रात में जब आप सोते हो तो एक बड़ी सी चादर ओढ़ लेते हो, अगर उसको रखना है तो उसे तय करके रखते हो ताकि कम जगह में आ जाए। डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है,
हमारी बॉडी के हर एक सेल में कितना लंबा डीएनए? 2.2 मीटर। तुम्हारी ऊंचाई कितनी है बेटा? 2 मीटर से कम है, 2 मीटर से कम है। तुम्हारी ऊंचाई से भी ज्यादा बड़ा डीएनए तुम्हारे हर एक सेल में है। तो उतने बड़े डीएनए को अगर मुझे रखना है तो क्या मैं खोल के रख सकता हूं? नहीं, मुझे उसे बंद करके रखना पड़ेगा। जो डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्रोमेटिन इज, ध्यान सुने बेटा, अगर सवाल आपसे कोई पूछे क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ ए ओनली डीएनए, बी डीएनए प्लस प्रोटीन, तो आप क्या मार्क करोगे? मुझे बताओ। याद रखो हमेशा, डीएनए जो होता है किसी प्रोटीन के अराउंड लपेट कर इकट्ठा करते हैं क्रोमेटिन बनाने के लिए। तो क्रोमेटिन में सिर्फ डीएनए नहीं है, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जिनकी मदद से इन्हें लपेटते हैं। और उन प्रोटीन्स का नाम हम क्या रखते हैं बेटा? मान लो हिस्टोन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होती है? वो प्रोटीन है ऑन विच डीएनए इज रैप्ड, जिस पर डीएनए को रैप करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। रिपीट करते हैं, फिर से सुनो। एक लंबा धागा डीएनए, सही है, उस डीएनए को कम जगह में रखना है क्योंकि न्यूक्लियस में जगह कम है, सही है। उस कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। बहुत सारे बच्चे समझते हैं क्रोमेटिन सिर्फ डीएनए होता है, नहीं, क्रोमेटिन में डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों होती है। क्लियर है? डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों होती है, डीएनए भी होगा प्रोटीन भी होगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ इसे। और प्रोटीन दो तरह की होती है, एक जो मैंने ये पिंक कलर से दिखाई, इन्हें हिस्टोन कह दिया। इसके अलावा बेटा और भी प्रोटीन्स होती हैं, ये देखो और भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमेटिन, देखेंगे भाई सारे बच्चे, इधर देखो सारे, गड़बड़ नहीं करना। क्वेश्चन आएगा तो तुम फिर गड़बड़ करोगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ो। दिस इज डीएनए। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। नाउ इसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करके मैंने क्या बना दिया? क्रोमेटिन बना दिया। इस क्रोमेटिन में कुछ प्रोटीन्स हैं, ये वाली, कुछ ये भी हैं। तो इस वाली प्रोटीन्स को देखो, ये डीएनए है, इन वाली को प्रोटीन्स कह रहे हैं, पर कौन सी प्रोटीन्स हैं? हिस्टोन्स है। सर हिस्टोन क्या होती हैं? हिस्टोन बेटा यूकैरियोट्स में स्पेशल प्रोटीन है जिससे डीएनए को पैक करते हैं। ये भी प्रोटीन है, पर ये क्या है? नॉन हिस्टोन्स हैं। सही है? क्लियर हो गया? अब डीएनए में प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन वाली भी हो गई। अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया? क्रोमेटिन नाम दे दिया। ठीक है, क्रोमेटिन नाम दे दिया। देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। ये दोनों हाथ के बीच में डीएनए दिख रहा है तुम्हें? मैंने ऐसे डीएनए पकड़ा हुआ, दिख रहा है? नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत पतला है। लेकिन अगर मैं उसको पास ले आऊं, थोड़ा मोटा हो जाएगा तो दिखेगा। तो ऐसे ही क्रोमेटिन थोड़ा मोटा हो जाता तो दिखता है, माइक्रोस्कोप में दिखने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन आ गई हिस्टोन और ये, तो इसे हमने क्रोमेटिन कह दिया। अब मैं इसको, अब मेरी बात सुने ध्यान से, अगर मैं इसको और कंडेंस कर दूं, और ज्यादा कंप्रेस कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को क्रोमोसोम कहते हैं। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम मुझे ज्यादा आसानी से दिखेगा क्योंकि वो और ज्यादा मोटा हो गया होगा। तो अगर आप देखो, दिस इज डीएनए, दिस इज क्रोमेटिन, एंड दिस इज फर्दर क्रोमेटिन, एंड दिस इज क्रोमोसोम। आप खुद देखो, ये क्रोमोसोम है ऐसे। तो डीएनए खुली हुई फॉर्म होती है, ये क्रोमेटिन है और ये क्रोमोसोम है। तो अगर क्रोमेटिन में प्रोटीन्स हैं तो क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए होगा, साथ में प्रोटीन्स होंगी और साथ में कुछ आरएनए भी होता है आसपास। तो ये क्रोमोसोम होता है।
अब नीट के क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। नीट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनेंगे। नीट में क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, देखो आप में से कितने दिमाग लगाते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? डीएनए को, क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? क्रोमोसोम आता है। तो क्रोमेटिन को और कंडेंस करते हैं, समझ लो ध्यान से, तो मेरे पास क्रोमोसोम आता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, एक मिनट। कुछ बच्चे लिख रहे हैं क्लास शेड्यूल से नहीं चल रही। बेटा क्लास हमेशा शेड्यूल से चलती है। पीडब्ल्यू शेड्यूल फॉलो करता है हर हालत में। पहली बात, हम डिले होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिनका डाटा खत्म हुआ है, एक दो दिन की बात है, वीडियो क्वालिटी आपको कम मिल जाएगी, तो एक दो दिन आप हमारे साथ ये चीजें मतलब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बेटा, थर्ड बात, आप चैट में लिख रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाओ। बेटा ध्यान से देख तो तेरे को समझ में आएगा। डीएनए बता दिया, क्रोमेटिन बता दिया, और कारण बता रहा हूं कम जगह में रखना है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख, पहले क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख तेरे को आता है कि नहीं। मैं लेक्चर के बीच में इस साल बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, देख अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनता है, डीएनए ओनली, बी डीएनए प्लस हिस्टोन्स ओनली, सी डीएनए प्लस प्रोटीन, डी डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन ओनली। अब मुझे बता, और बेटा मैं लाइव क्वेश्चन बना सकता हूं हमेशा, है ना? आजा ले ले इसे, बता जल्दी बता। अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। अब तू खुद देख, अभी पढ़ा हमने, क्या क्रोमेटिन में डीएनए है ओनली? नहीं। डीएनए प्लस हिस्टोन ओनली है? नहीं। डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन शब्द में दोनों आ जाएंगे, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। और डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन ओनली, ये भी गलत हो गया। क्लियर है? आ रहा है समझ? आया समझ? ठीक है। और आप में से जिनको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता, एक डाउट का ऑप्शन आएगा, आस्क माय डाउट, क्लास खत्म होने के बाद। उसमें पूछना, मैं वॉइस मैसेज से आंसर करूंगा आपको सारे, जितने डाउट पूछोगे सारे। पर फालतू डाउट नहीं पूछना, सर आपका फोन नंबर क्या है, सर आप कहां रहते हो, ये सब डाउट अगर होंगे तो मैं ब्लॉक करा दूंगा तुझे। मैं ध्यान रखियो, पढ़ाई करेगा मेहनत से, सही है बेटा। हिस्टोन ओनली लिखा है, ओनली नहीं आ सकता। ओनली का मतलब सिर्फ एक, ये दूसरी भी तो है। आए समझ? सही है? हां क्लियर, क्लियर, आ जाओ। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई भाई, क्रोमोसोम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से देखें भाई सारे बच्चे। मुझे देखो, इस क्वेश्चन का सवाल कौन बच्चा देता, मैं चैट में चाहूंगा कि आंसर दे। मैंने आपको कहा कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, सही है? इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। देखें कौन बच्चा आंसर करता है, सोचना ध्यान से। ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा कि डीएनए बहुत लंबा था, उसकी लंबाई थी 2.2 मीटर। उसको हमने टू कीप इन लेस स्पेस, हमने क्या किया, डीएनए को कन्वर्ट किया क्रोमेटिन में, कंडेंस किया किसमें? इन क्रोमेटिन। ठीक है। सवाल यह है कि जब मैं डीएनए को कम जगह में क्रोमेटिन की फॉर्म में रख पा रहा हूं, ये मेरे पास डीएनए है जो किसकी फॉर्म में रख पा रहा हूं? क्रोमेटिन की फॉर्म में, तो मैंने क्रोमोसोम क्यों बनाया? वाई वी कंडेंस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्रोमोसोम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों हमने क्रोमोसोम बनाया? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप रात में एक चादर ओढ़ के सोते हो जो बहुत लंबी चादर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे सुबह रखते हो ना, तय करके रखते हो, तो आपने इतना बड़ा एक हिस्सा ऐसे तय करके रख दिया, दैट इज क्रोमेटिन, ताकि वो कम जगह में आ जाए। पर मैं उसको एकदम और फोल्ड कर रहा हूं,
और फोल्ड कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्रोमोसोम क्यों बना रहा हूं, ये बताओ जरा मुझे। उनको डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि डीएनए खुली हुई फॉर्म है। ये ऐसा डीएनए आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। अब डीएनए जो है बेटा कंडेंस करके ऐसे रखते हैं, इसे क्रोमेटिन है। तो मोस्टली डीएनए ऐसा दिखेगा। मोस्टली डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा, मोस्टली डीएनए इस फॉर्म में विजिबल होगा, विजिबल इन दिस फॉर्म, क्रोमेटिन की फॉर्म में। सवाल यह है कि हमने इसको क्रोमोसोम बनाया क्यों, इसको हमने क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट किया। या मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देख बेटा, मैंने इसको इस तरीके से क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट किया। क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसमें क्यों कन्वर्ट किया क्रोमेटिन को, समझ ले ध्यान से, क्यों कन्वर्ट किया, समझ ध्यान से, क्यों कन्वर्ट किया, ताकि मैं इसको डिवाइड करके 2 सेल में भेज सकूं। तो सारी कहानी ये थी कि मैं इसको डिवाइड करके, ध्यान देख बेटा, ध्यान दे, इसको ऐसे बीच में से डिवाइड करूंगा और इनको फिर मैं 2 सेल में डिवाइड कर सकूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्रोमोसोम क्यों बनाया मैंने, रखने के लिए नहीं, क्रोमोसोम फॉर्म किया सो दैट इट कैन इजिली डिवाइड, इट कैन इजिली डिवाइड। मेरी बात को एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, बढ़िया शानदार डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है। हां, डिवीजन के लिए बेटा, अब जरा इस डायग्राम, ये डायग्राम आपको समझ में आया। तो क्रोमोसोम, आपसे मैं पूछूं, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तेरे से पूछूं, मुझे बता तेरा स्किन सेल किस फॉर्म में, डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा। आप कहोगे सर क्रोमेटिन की फॉर्म में, डीएनए खुला हुआ नहीं, क्योंकि रखना है ना उसमें, क्रोमेटिन की फॉर्म में। आपको जो सेल डिवाइड हो रहे होंगे उसी में क्रोमोसोम दिखेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा और एक बढ़िया डायग्राम से समझाते हैं आपको, जरा समझना। देख बेटा, इधर देखियो ध्यान से, तेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें तेरे पास ये क्रोमेटिन है। कोई डाउट है कि नहीं, बता, ये क्रोमेटिन है, सही है। अब क्या हुआ, ध्यान से समझियो, ये क्रोमेटिन है। अब ये हुआ कि इस सेल को डिवाइड करना है, ये सेल क्या करेगा, वांट टू डिवाइड, इसकी मर्जी है, डिवाइड करेगा, इसकी मर्जी है, बताओ, इसकी सेल की चल रही है, तुम्हारी नहीं चल रही कुछ भी। अब देखो जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सेल को डिवाइड कराना है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन डबल हो जाएगा, मतलब हम डीएनए डबल कर देंगे, ये तो पहले से था। अब मैंने क्या किया, एक क्रोमेटिन और बना दिया। ये भाई डीएनए डबल करोगे पर रखोगे तो क्रोमेटिन की फॉर्म में, तो पहले मैंने क्या कर दिया, डीएनए डबल कर दिया। तो एक तरीके से मेरे पास ये डीएनए किसकी फॉर्म में था, क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो ये क्रोमेटिन है और ये भी फिर एक नया क्रोमेटिन आ गया। तो मैंने एक तरीके से क्या कर दिया बेटा, डीएनए डबल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, डीएनए डबल कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है, डीएनए डबल कर दिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास ये डीएनए होता है ऐसे, उसको कंडेंस करते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में और फिर वो क्रोमोसोम बनाता है। ये डीएनए है ऐसे, उसको कंडेंस करते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म मैंने बना रखी हैं, ये देखो, ये वाली फॉर्म है जो रखी हुई है। इधर कर देते हैं दोनों डायग्राम, थोड़ा आपको दिखने में आसानी होगी। ये देखो बेटा, ये मेरे पास डीएनए है, खुला हुआ डीएनए, सही है। ये इसकी कंप्रेस फॉर्म है क्रोमेटिन, ठीक है। ऐसे ही ये रहा डीएनए, ये वाला खुला हुआ, इसकी कंप्रेस फॉर्म है क्रोमेटिन, सही है। अब ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है। अब इनसे मेरे पास क्रोमोसोम बन जाता है, ये बन गया क्रोमोसोम ऐसे। तो इसका यह मतलब हुआ कि इससे यह बन गया और इससे यह बन गया। इस पूरे को कहते हैं क्रोमोसोम, पूरे को, और इसको कहते हैं क्रोमैटिड, और इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सेल के अंदर यह नॉर्मल सिचुएशन है, यह नॉर्मल सेल है।
अगर कोई सेल डिवाइड करना चाहेगा तो वो डीएनए डबल करेगा जो क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। वो डीएनए जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करेगा, यहां आ गया, ये कंडेंस करा, आ गया यहां पर। अब आप खुद देखो इस पूरे क्रोमोसोम पर ये दोनों डीएनए लगे हुए। हां सर, अब इनको मैं क्या करूंगा, इनको बीच में से ऐसे डिवाइड करूंगा और एक सेल में ये चला जाएगा और दूसरे सेल में ये चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस सेल में मेरे पास ये आ गया, ये वाला आ गया, और इस सेल में मेरे पास ये वाला आ गया। ये देखो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेल डिवीजन है। क्लियर है? मैंने क्या किया, सेल के अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए था, मैंने उसको डबल किया। उससे पहले मैंने क्या किया, डीएनए को डबल किया। डीएनए को डबल करने के बाद है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही ना, क्या खुला हुआ होगा? नहीं, कंडेंस ही रहेगा, पर डबल करने के लिए खोलना पड़ेगा। जब मैंने उससे क्रोमैटिन बना दिया, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में डबल डीएनए है, ठीक है, ये वाला ये बना दिया, इसने ये बना दिया, इनको बीच में से अलग किया। तो मैं इनको इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? वाई क्रोमैटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ताकि डिवाइड करना आसान हो। ये समझ में आ रही है? बताओ बेटा। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डीएनए खुला हुआ मुझे मिलेगा, बहुत कम चांसेस है, कब मिलेगा वो भी बता रहा हूं, पर मोस्टली केस में डीएनए किसकी फॉर्म में मिलेगा? क्रोमैटिन। अब किसी भी क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, एक और एक ये, तो एक क्रोमैटिड ये वाला डीएनए है, दूसरा ये वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके अंदर एक ही क्रोमोसोम है? नहीं, आपके अंदर तो बहुत सारे क्रोमोसोम है। तो रियल सिचुएशन ये है, रियल सिचुएशन ये है बेटा, देख रियल सिचुएशन ये है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो रियल सिचुएशन ये है जो मैं तुझे बताऊंगा। रियल सिचुएशन ये है बेटा, तेरे पास सेल डिवीजन में मैं यही तुझे पढ़ाने वाला हूं। ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है। मुझे बता इस सेल में क्या है? डीएनए डबल हो चुका है, ये भी क्रोमैटिन है और ये भी क्रोमैटिन है ना, ये भी क्रोमैटिन है। क्या ये डबल हो चुका है? हां, डबल हो चुका है। अब मैं रियल सिचुएशन ये है बेटा, रियल सिचुएशन ये है, रियल सिचुएशन ये है एक्चुअल में। देख ध्यान से, मतलब क्या हुआ, तेरे पास कितने क्रोमोसोम है? 46। तो ये वाला जो है ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, फिर ये सबको बीच में से डिवाइड करके इधर एक सेल में और इधर एक सेल में भेज पाएंगे। समझा मेरी बात? नहीं समझा? भाई तुम कितने क्रोमोसोम बनाते हो ह्यूमन में? 46 बनाते हो, 23 पेयर। तो रियल सिचुएशन ये है। अगर मैं तेरे को फिर इसमें थोड़ा और रियलिटी लाता हूं, है ना, और रियलिटी लाता हूं, इधर देख, इधर देख, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं तेरे को यही बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्रोमोसोम जो बनते हैं जिसमें व्हाइट वाला पार्ट है, वो देख ध्यान से, वो देख, हां ये देख ध्यान से, तुझे समझ में आ जाएगी मेरी बात। तो ये जो मैंने डबल किया है ना क्रोमैटिन, ये सारे क्रोमोसोम में जाएगा। ये देख रहा है, ये जो क्रोमैटिन है ये इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, सब में जाएगा, इसमें, 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 है ना। तो अभी मैंने कितने क्रोमोसोम बनाए? मैंने बनाए बेटा 6 क्रोमोसोम बनाए। अभी कितने क्रोमोसोम बनाए? 6 क्रोमोसोम बनाए हैं। पर ह्यूमन में कितने होते हैं? ह्यूमन में होते हैं 46। ह्यूमन में 46 होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये क्रोमैटिन है ये इधर 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 पूरा 46 में चला जाएगा, ये वाला भी इधर इधर ऐसे करके 46 में चला जाएगा, फिर इनको बीच में से डिवाइड करके सेल डिवाइड कर देंगे। आई समझ? अयनकान पठान, मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, तू समझेगा नहीं तो तेरा क्या होगा बच्चे। दोबारा देख लेक्चर को। आज मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं, अगर तू मेहनत नहीं करेगा इस तरीके से, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, तुम में से बहुत सारों को हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कम समझ आए। लेक्चर दोबारा देखो, 1 महीने की बहुत मेहनत पड़ेगी, पर छोड़ना नहीं, घबराना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। समझ इस चीज को।
क्लियर है? सोचो, चीजों को सोचना सीखो। जब तक आप सोचोगे नहीं बनेगा नहीं। आप सोचना सीखो बेटा चीजों को। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सवाल देखो क्या है। मोस्ट ऑफ द सेल में डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। सही है। क्रोमोसोम कब बनाएंगे? जब सेल को डिवाइड करना है। किससे बनाएंगे? क्रोमैटिन से। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। ये दोनों क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड कहलाता है, क्रोमैटिड। ये क्या कहलाता है? क्रोमैटिड। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे एक चीज बताना, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं? मैंने क्या बोला था? ये क्रोमैटिन की कॉपी हैं। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? कॉपी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की कॉपी होते हैं। आ रहा है समझ बात आपको? एक दूसरे की कॉपी होते हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और ये किस पर जुड़ते हैं? ये जगह कौन सी है? इन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो पिंक कलर का बना है सेंट्रोमियर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? बता मुझे बात, ये चीज लास्ट चीज बता रहा हूं बस। सही है। सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अब खुद बता, जब ये इसकी कॉपी है तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे। और ये 46 क्रोमोसोम में जाता है, ये खुद 46 में जाता है। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं, वो दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। क्लियर है? अब मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, लास्ट है बस, लास्ट बता रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है, लास्ट बताऊंगा। और कल से बेटा एकदम धुआंधार पढ़ रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरे साथ सिर्फ वही बच्चे बने रह सकते हैं जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं। आपके डाउट भी बताऊंगा, सारी तरह की हेल्प करूंगा। सिर्फ वही बच्चे बने रहेंगे जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर हम सारे क्वेश्चंस करें, वहां पर हमें बिल्कुल परेशानी ना हो। आज भी आप सोचोगे कि पिछले साल जिन्होंने पढ़ा था मेरे साथ, वो बताएंगे सर ने बहुत डीप पढ़ाया है। डीप इन द सेंस एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ाई है, बेसिक्स पढ़ाए। तो उन्हीं को बेटा मेहनत करना है हमारे साथ, है ना? ठीक है, क्लियर है। अब मजा क्लास में कितना आएगा पता नहीं, ठीक है, पर सिलेक्शन होगा, है ना? मजा आएगा, मतलब समझने, मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब आप सक्सेस और समझना, अंडरस्टैंडिंग एंजॉय करने लगोगे तो क्लास में मजा आएगा। इधर लास्ट चीज देख बेटा, देख इधर देखियो, ये डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमैटिन है, और ये और ज्यादा कंडेंस है। ठीक, इससे मैंने ये क्रोमोसोम बना दिए, मतलब मैं डबल कर चुका था, उसके बाद मैंने क्रोमोसोम बना दिए। मुझे बता ध्यान से, दिस इज डीएनए, दिस इज क्रोमैटिन। देखिए बेटा, ये दोनों यहां तक क्रोमैटिन है। अब मैं इसमें एक लाइन बना देता हूं, मुझे खुद बता, ये लेस कंडेंस है, ये ज्यादा कंडेंस है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस है। अब मैं अगर तेरे से पूछूं एक एरो बनाओ, मुझे बता ध्यान से सोच के, इस एरो के अनुसार, ध्यान से देख बेटा, इस एरो के अनुसार जो मैं एरो ऐसे बना रहा हूं, कंडेंसेशन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कंडेंस मतलब इकट्ठा होना, कंडेंसेशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, मैं डीएनए को, सुनना ध्यान से, क्या मैं क्रोमैटिन से वापसी डीएनए पर जाता हूं? जा सकता हूं। क्या मैं, देखो मेरी बात सुनो, जब ये वापसी यहां कब आऊंगा, देख मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, ये वाली जो एरो है, ये वाली इधर वाली, मैं कहूं कि वापसी तुम्हें क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनाना है, कब करोगे? जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि मुझे यह बताओ कि मैं लेस कंडेंस से डीएनए कब बनाऊंगा, मैं लेस कंडेंस से डीएनए कब बनाऊंगा, आपसे कोई पूछे,
आपसे कोई पूछे लेस कंडेंस से डीएनए कब बनाऊंगा, तो मैं आपसे ये कहूंगा बेटा लेस कंडेंस से वापसी कब खोलेगा, व्हेन वी रिक्वायर टू ओपन, व्हेन वी रिक्वायर टू ओपन, कब बनाऊंगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, जब डीएनए की कॉपी बनाएंगे तब करने की जरूरत है। दूसरा ध्यान सुनेंगे, दूसरा हमें और कब जरूरत पड़ती है, जब प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो लेस कंडेंस वाला होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, और जो ज्यादा कंडेंस है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा कंडेंस होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि मान लो आप एक साड़ी की दुकान पे गए हो, वो छोटी शॉप है, आपने कहा कि जी साड़ी दिखाओ, ठीक है, आप गए हो साड़ी देखने, आपने कहा साड़ी दिखाओ, और दुकान छोटी है, तो उसने क्या किया, आपको थोड़ा सा पार्ट खोल के दिखाया, आपने कहा नहीं पूरी दिखाओ, तो दुकान इतनी छोटी है पूरी खोल ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है, पूरा डीएनए एक बार में नहीं खोल सकते। तो अगर मुझे डीएनए खोलना भी है ना तो थोड़ा थोड़ा खोलना है। मतलब जब वो साड़ी दिखाएगा ना, इतना हिस्सा दिखाया, फिर इसे बंद किया, फिर दूसरा हिस्सा दिखाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है वो कम जगह में रखा हुआ है, सारा हम खोल नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा खोलते हैं, उसे डबल करते हैं, फिर उसको वापसी बंद करते हैं, फिर दूसरा हिस्सा खोलते हैं। तो डीएनए को खोलते कब है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय। दूसरा, जब हम प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन बनाते हैं तब भी खोलना पड़ता है, उस समय भी हम सारा नहीं खोलते। तो मैंने आपको बोला कि डीएनए को खोलना कब है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय। पर मैक्सिमम केस में डीएनए किस फॉर्म में मिलेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसको खोलना आसान है, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन, बताओ किसको खोलना आसान है। आप कहोगे सर यूक्रोमेटिन, क्योंकि ये कम कंडेंस है। तो इसीलिए जो जीन होती है जिनसे आप प्रोटीन बनाते हो वो यूक्रोमेटिन में होती है। कुछ आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आया समझ नहीं आया। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर उससे प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर उससे प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए को कब खोला जाता है, रेप्लिकेशन के समय। क्या सारा डीएनए एक साथ खोल सकते हैं, जगह ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है, क्लियर, समझ में आई नहीं आई। दूसरा, प्रोटीन बनाने के लिए खोलना पड़ता है। अब प्रोटीन बनाने का मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, इंफॉर्मेशन दिखाना। मैंने जीन क्या बताया था, डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन है। अब सारे डीएनए पे इंफॉर्मेशन बनाई थी मैंने, खुद बता, नहीं बनाई थी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सारा खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन सा डीएनए आसानी से खुलेगा, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन। सर यूक्रोमेटिन खुलेगा। तो यूक्रोमेटिन पे ही तो जीन होती है, यूक्रोमेटिन वाला ही प्रोटीन बनाता है, उसे ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपसे पूछूं जीन कहां होती है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम, होती तीनों पर है। पर मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं, जीन होने को तो तीनों पे ही हो सकती है, लेकिन काम कौन करेगा, यूक्रोमेटिन ही प्रोटीन बना पाएगा, क्योंकि उसका खुलना आसान है। अच्छा, आज एक सवाल पूछते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के समय जैसे आप साड़ी देखने गए, उसने कहा कि यार मैं काम करता हूं, आपको पूरी खोल के दिखाता हूं साड़ी, लेकिन उसमें से वो हिस्सा जो आसानी से खुल जाएगा वो पहले देख लो, लेकिन खोलना तो सारा थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। ऐसी डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए की होती है, पर किसकी पहले होगी, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन की, उसको खोलना आसान है। इसका मतलब यह है बेटा, बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, हम 10 तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सही है। 2-3 चीजों के लिए मैं बेटा आपसे क्षमा चाहूंगा। एक, पहला हम लोग उसका वो नहीं ला पाए ऑप्शन, क्या नाम है, वीडियो क्वालिटी का, वो 1-2 दिन में आएगा। हमने प्रॉमिस किया, अलग सर का स्पेशल मैसेज आया था, मतलब उन्होंने बोला है कि हम 1 से 2 दिन में करेंगे। हमने बच्चों को प्रॉमिस किया, उनको हमें देना है, और उन्होंने स्पेशली सबको बोला है कि बिल्कुल बेसिक से सब लोग पढ़ाएंगे। ये बच्चे हमारे हैं, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमें पूरा इनको एफर्ट देना है, इनके लिए हमें पूरी जान लगा देनी है।
1 से 2 दिन में आपकी क्लासेस सेट हो जाएंगी, आपको अपने टीचर सिलेक्ट करने हैं, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, जो शेड्यूल आपको बताया उसको फॉलो करना है। हम पढ़ाते प्रॉपर हैं, सारा पढ़ाएंगे, पर आपको पढ़ना हमारे साथ पड़ेगा बेटा, ठीक है। जो भी चीज की आपको प्रॉमिस किया गया वो सब मिलेगा और प्रॉपर क्वालिटी में मिलेगा। लेकिन होता क्या है, 1-2 दिन टाइम लग जाता है, उसके लिए बेटा कोई बात नहीं, आप मतलब वेट करिए। और अगली क्लास आपकी फिजिक्स की है, हमारे 2 स्टार टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, आपको नाम पता ही है, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे अगली क्लास, और थोड़ी सी पहली क्लासेस है, आदत बनाने में टाइम लगेगा। और कुछ बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे होंगे, यार पिछले साल ही हो जाता है ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही दिमाग में आता रहता, निकाल दे यार, है ना। 1 साल मैटर नहीं करेगा, डॉक्टर बन गया। जिस चीज के लिए तू फाइट कर रहा है बेटा, 1 साल बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, कभी डरेगा नहीं तू लाइफ में, ठीक है। कभी तेरे को फील नहीं होगा 1 साल कहां गया, 2 साल कहां गए, 3 साल कहां गए, अगर डॉक्टर बन गया तो। ये अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 1 साल की लंबी जर्नी है, ठीक है बेटा। मैं बहुत बात कर गया आज आपके साथ, मैं इतनी बातें क्लास में करता नहीं हूं, ठीक है। और हम मिलेंगे हर चीज के साथ। इस लेक्चर के साथ मैं आपको डोपा दे रहा हूं। डोपा कहां से आएगा, मैं भी लेक्चर फिनिश करूंगा तो यहां लिखूंगा हाथ से क्वेश्चंस, और वो आपके पास आ जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में आधे पौने घंटे में, ठीक है बेटा, सही है। चलिए, और लेक्चर आप कब देख पाते हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है ना, रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ये अपडेट होने में आधा पौना घंटा लगता है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे वो कब देख सकते हैं, लाइव खत्म होने के आधे पौने घंटे बाद वो रिकॉर्डेड को डाउनलोड करके देख सकते हैं, सही है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा। चलिए बाय, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करें, बाय।